हाँ जी, तो इकोनॉमी के सेकंड लेक्चर में आज अपन इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति। और इसमें अपन क्या क्या कवर करेंगे, देखो पूरा तो इकोनॉमिक सर्वे वाला चैप्टर 5th है वो पूरा कवर करेंगे अपन। उसके अलावा एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन कर्व वगैरह दिए हुए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, सारी चीज़ें अपन अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा जो अभी रिसेंट में क्या क्या चल रहा है, जैसे सीपीआई का बेस ईयर चेंज कर दिया गया, वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अपन ने वादा किया था कि सबसे पहले अपन पिछला वाला जो लेक्चर है मॉनेटरी पॉलिसी वाला, उसको फटाफट से रिवाइज कर लेंगे 10-15 मिनट में, ताकि आपके जो धूल जम गई 2 दिनों में वो साफ हो जाए। फिर अपन इन्फ्लेशन फटाफट से 1-1.5 घंटे में खत्म कर देंगे, ठीक है। और एट द एंड इन्फ्लेशन के पीवाईक्यूज लगा लेंगे अपन, यूपीएससी वाले, आरएस वाले और एसआई वाले, ताकि पूरा स्पेक्ट्रम अपना कवर हो जाए। इवन एसआई में मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन बहुत ढंग के आ रहे हैं यूपीएससी लेवल वाले, और यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लल्लू आ रहे हैं, जैसे बहुत आसान एग्जाम हो। तो ये स्पेक्ट्रम पूरा कवर अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले रिवीजन पे चलते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने देखा था कि मौद्रिक नीति क्या होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति और एक मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में क्या होता है, जब आरबीआई कोई भी देश का सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई है, वो पैसों का आदान प्रदान करता है, और उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ग्रोथ का नहीं है, वो फिस्कल पॉलिसी का होता है, ग्रोथ वगैरह का, ठीक है। ये हो गया। फिर अपन ने देखा था इसके टूल्स क्या क्या है, अपन ने देखा था गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक में अपन 8-9 टूल अपन ने पढ़े थे, जिसे 2 तो रिजर्व रेशियो अपन ने पढ़े थे, आरक्षित अनुपात सीआरआर और एसएलआर। उसके अलावा बहुत सारी रेट्स अपन ने पढ़ी थी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट पढ़ी थी अपन ने, है ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पढ़ी थी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पढ़ी थी, ये सब पढ़ा था। और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा था, खुला बाजार संचलन, जिसमें आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है, प्रतिभूतियाँ होती है, उनका आदान प्रदान करता है जनता से, कि सिक्योरिटीज़ देता है, पैसे खींच लेता है, पैसे देता है, सिक्योरिटीज़ खींच लेता है। इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। गुणात्मक में अपन ने देखा था जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, कि कौन सा पैसा किस सेक्टर में जाना चाहिए। तो अपन ने देखा था ना कि मोस्टली बैंक्स को 40% जो पैसा है अपना 100 रुपये में से 40 रुपये इन सेक्टर्स को घुमाना पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर में टोटल 18% घुमाना पड़ेगा, उसमें भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से उनको 8% घुमाना पड़ेगा, ऐसा देखा था अपन ने, है ना। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज का देखा था, एससी एसटी वीकर सेक्शन, इन सबका अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देखा था। ये हालांकि बैंकिंग में भी अपन दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा मोरल सुएशन हो गया, मोरल नैतिक दबाव बनाता है बैंक की, भाई मैंने रेपो रेट कम कर दी, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, कॉन्फ्रेंस करता है जा जाके, इस तरीके का। एक लोन टू वैल्यू अपन ने रेशियो देखा, जो आजकल न्यूज़ में भी चल रहा है, कि कितना गहना आपने गिरवी रखा, उसके बदले में आपको कितना लोन मिल रहा है। 1 करोड़ का गहना आपने गिरवी रख दिया और 80 लाख का लोन आपको मिल रहा है, तो 80 लाख बटा 1 करोड़ लोन टू वैल्यू रेशियो हो जाएगी। और लोन टू वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही एक्सपेंसरी पॉलिसी होगी, कि 1 करोड़ पे आपको 1 करोड़ ही लोन मिल गया तो अच्छी बात है, ज़्यादा पैसा आपके हाथ में आ रहा है, तो एक्सपेंसरी विस्तारवादी नीति हो जाएगी। और लोन टू वैल्यू रेशियो को कम कर देंगे, 1 करोड़ का सोना गिरवी रखा और सिर्फ 60 लाख रुपए मिल रहे, तो संकुचनवादी नीति हो गई। तो इस तरीके के अपने बहुत सारे टूल्स पढ़े थे, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आपको याद कर लेना अच्छे से। अपने देखा था कि 3 तरीके से आरबीआई बैंकों को पैसा दे सकता है। एक रेपो रेट के तरीके से दे सकता है, ठीक है। दूसरा बैंक रेट के तरीके से दे सकता है। अब बैंक रेट और रेपो रेट में अपन ने डिफरेंस पढ़ लिया था कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है 1-2 दिन के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अपन ने पढ़ा था कि अब बैंकों को और पैसा चाहिए, मार्जिन पे ही खड़े हैं बेचारे, मार्जिनल स्टैंडिंग, ठीक है, मार्जिन पे ही खड़े, तो और पैसा चाहिए। तो फिर आरबीआई बोलता है कि दे तो दूंगा, लेकिन पहले तो तू एसएलआर कोटा वाली जो कोलेट्रल है वो गने रख मेरे, ठीक है, क्योंकि पहले कोलेट्रल तो रेपो रेट में ही तूने गने रख दिए, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में तय करूंगा, है ना। तो ये अपन ने देखा था। और 2 तरीके ऐसे अपन ने देखे थे जिससे बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं, है ना, वो उधार नहीं देते, लोन नहीं देते, वो पार्क कर देते हैं अपने पैसे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा है बैंकों के पास। तो एक तो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, उल्टी गंगा बह गई रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, ठीक है। और एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, कि डिपॉजिट करवाने की एक फैसिलिटी बैंकों को दी गई है आरबीआई द्वारा। तो 2 तरीके अपन ने ये देखा था। अच्छा, बैंक के लोगों को कैसे लोन देता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क एमसीएलआर के द्वारा देता है, ये अपन बैंकिंग में पढ़ेंगे अच्छे से। ये तो बैंकिंग ही होगी ना, लोगों को लोन देना, ठीक है। उसके अलावा एसएलआर और सीआरआर 2 चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, कि बैंक रन नहीं हो, भगदड़ वाली सिचुएशन ना हो, कल को बैंक डूब जाए तो उसके पास थोड़े पैसे होने चाहिए ना। तो एक तो मम्मी वाला काम आरबीआई करता है कि कुछ जो पैसा है तो मेरे पास रख, जैसे अभी सीआरआर है ना, तो कुछ पैसा बैंक आरबीआई में रखते हैं जाके, ठीक है, और उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। आपने देखा था कि मम्मी पापा थोड़ा इंटरेस्ट रेट देंगे अपने को, अपना ही पैसा है वो तो। और एक एसएलआर है कि आरबीआई बोलता है कि चल ठीक है, इसके अलावा 18 रुपये तू 100 रुपये में से, वो एनडीटीएल का होता है, लेकिन एनडीटीएल अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जो 18% होता है वो, है ना, टोटल सेविंग का नहीं होता, एनडीटीएल का होता है, ठीक है। तो वो एसएलआर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कैश, इन तीनों में से तू कुछ भी कुल मिला के 18% अपने पास रख, ठीक है।
ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया था। CRR और SLR दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, ये भी अपन ने देखा था कि इनको वेरिएबल रिजर्वेशन, परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात या वैधानिक आरक्षित अनुपात भी इनको बोलते हैं, ठीक है। ये अपन ने देख लिया था, पीक वगैरह अपन ने देख लिया था। चारों रेट अपन ने देख ली। देखो रेपो रेट के साथ हमेशा MSF आएगा, दोनों एक तरफ आएंगे, और रिवर्स रेपो रेट के साथ हमेशा SDF आएगा। और ये जो SDF और MSF के बीच का जो डिफरेंस है 0.5 वाला, है ना, बेसिस पॉइंट वाला, ये इसको पॉलिसी कॉरिडोर बोलते हैं, 50 बेसिस पॉइंट वाला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी कॉरिडोर या मौद्रिक नीति गलियारा, क्योंकि इसी पूरी गलियारे के अंदर पूरी मॉनेटरी पॉलिसी घूमती है ना, ठीक है साहब। फिर बैंक रेट और रेपो रेट में अपने डिफरेंस देख लिया था। ये अभी की रेट से ही अपने को पता होनी चाहिए। CRR अभी 3% है, SLR 18% है, रेपो रेट 5% है, और रेपो रेट से SDF ज़्यादा होगी थोड़ी सी, है ना, MSF सॉरी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्योंकि मार्जिन पे खड़ा है तो इससे 0.5 जोड़ दो, तो ये देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.5 हो गए। और रेपो रेट से 0.25 कम होगी, कौन होगी, ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो ये 5.5 हो गए। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, है ना, 0.5% होगा, सीधी सी बात ये, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 और 5.5 के बीच का डिफरेंस। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हो गया, बैंक रेट और MSF बराबर होगी, ये अपने को पता है। रिवर्स रेपो रेट अभी 3.35% है, ये अपने देख लिया था। इंक्रीमेंटल CRR कब आया था, जब 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटा दिया था, तो बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था, तो RBI ने कहा कि अभी तुम तो भर भर के लोन दे दोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो एक काम करो तुम थोड़ा CRR के अलावा फिर 10% और बचा के रखो अपने पास, ठीक है। तो ICSR हो गया। अपन ने एक और चीज़ देखी थी कि कुछ भी बढ़ जाए इनमें से, ट्रिक थी ये, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, कुछ भी बढ़ जाए तो तरलता कम होगी, सिंपल सी बात ये, और तरलता कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी। तो आज मुद्रास्फीति में भी अपन इसको आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, चल निधि समायोजन सुविधा। देखो समायोजन किसका कर रहा है, चल निधि का, लिक्विडिटी का। इस पूरे मार्केट में, पूरे कंट्री में जो लिक्विडिटी है, पैसे हैं, उनका समायोजन कैसे करता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के घटा के, इसे ही LF बोल देते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का खेल जो करता है, ठीक है। उसके अलावा अपन एक वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट भी देखी थी अपन ने, कि रिवर्स रेपो रेट फिक्स है 3.35%, लेकिन बैंक RBI क्या है, थोड़ा स्मार्ट हो गया, वो सारे बैंकों को लाइन में खड़ा करके बोलता है कि बता तू कितने इंटरेस्ट रेट में पैसे पार करने के लिए राजी है, बता BOB तू कितने में बाकी राजी है, बता भाई ICICI तू कितने में। तो जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट में राजी होगा उसको वो रिवर्स रेपो रेट में रख लेगा उसका पैसा। क्यों, क्योंकि एक मिनट, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ ना स्क्रीन में भी, आई होप आपको दिख रही होगी चीज़, है ना, कुछ तो हिला है, ठीक है। हेलो, हाँ। तो इस तरीके से वो बिडिंग करवाता है ना, उसे वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट बोल देते हैं, ठीक है साहब। तो ये अपन ने देखा था, इकोनॉमिक सर्वे अपन ने पढ़ लिया था, ये अपन ने देख लिया था। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का देख लिया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बॉन्ड्स अपन बाद में भी पढ़ेंगे, जब सिक्योरिटी मार्केट पढ़ेंगे तब। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या, सिक्योरिटी दो, पैसे खींचो, पैसे दो, सिक्योरिटी ले लो, यही वाला ये था। और दो थे, एक रेपो ओमो था, एक आउटराइट ओमो था। रेपो ओमो मतलब पहले से रीपरचेजिंग एग्रीमेंट हो गया कि आज मैं तुझे सिक्योरिटी दे रहा हूँ, तेरे से पैसे ले रहा हूँ, आज के 1 महीने बाद में सिक्योरिटी वापस ले लूंगा और पैसे तुझे वापस दे दूंगा, ये पहले से एग्रीमेंट हो गया, तो उसे रेपो ओमो होता है। आउटराइट ओमो होता है कि मतलब बस एक बार ट्रांजेक्शन हुआ, आप देखेंगे बाद में, लेना देना बाद में देखेंगे, ठीक है। स्टेलाइजेशन अपन ने देखा था कि वही ओमो वाली चीज़ है। स्टेलाइजेशन में क्या होता है कि रुपी जब बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो जाता है तो RBI क्या करता है, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को देता है, पैसा खींच लेता है। लेकिन ये किस पर्पज से करता है, ये डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, रुपी डिवैल्यू हो गया था, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए, एक्सटर्नल इम्पैक्ट को कम करने के लिए करता है स्टेलाइजेशन, ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट अपन ने देखा था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड को लुक्रेटिव बनाने के लिए, कोऑपरेटिव बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये काम होता वही काम है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे यील्ड है जो है, इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाए। अब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो अब लोग सोचेंगे यार गवर्नमेंट तो 5% इंटरेस्ट दे रही है, कनेक्ट सिविल तो 10% इंटरेस्ट दे रही है, तो मैं तो कनेक्ट सिविल वाला बॉन्ड खरीदूंगा। तो जब RBI कुछ भी करवा के, खरीद बेच के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, उसे ऑपरेशन ट्विस्ट बोलते हैं, ताकि जो कनेक्ट सिविल्स वाला है, जो कॉर्पोरेट के जो बॉन्ड है वो इंटरेस्टिंग बन जाए, अच्छे बन जाए, ठीक है। इकोबेर अपन ने देखा ही था। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट डिस्टेबलाइज हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया मार्केट में, तो पैसा खींचना पड़ेगा। पैसा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचनी पड़ेगी, तो बस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगा ही, ठीक है। RBI इशू मतलब RBI इशू कर रहा है, बेच रहा है।
इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। फिर अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ी थी, भाई 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की साइड से होते हैं, 3 गवर्नमेंट की साइड से होते हैं। गवर्नमेंट की साइड वालों का 4 साल टेन्योर होता है, आरबीआई की साइड जो होते हैं उनका एक्स ऑफिशियो टेन्योर होता है, जैसे एक तो आरबीआई गवर्नर ही होंगे, एक डिप्टी गवर्नर होंगे, एक आरबीआई का और अध्यक्ष होगा, सदस्य होगा। ठीक है, अभी कौन कौन है अपन ने देखा था, संजय मल्होत्रा साहब आरबीआई गवर्नर है, पूनम गुप्ता मैम डिप्टी गवर्नर है, 3-4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, जिनमें से एक ही है, और एक इंद्रनील भट्टाचार्य साहब है। उसके अलावा राम सिंह साहब, सौगता भट्टाचार्य और नगेश कुमार जी गवर्नमेंट साइड से। ठीक है, अपन ने देखा था कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, अकोमोडेटिव न्यूट्रल रुक, ये सब देखा था अपन ने। ठीक है, ये इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो ये घटेगी तो ये बढ़ेगा, सीधी सी बात है। रेपो रेट घट रही है तो मतलब अब बैंक कम ब्याज में ही पैसा बैंकों को मिल रहा है, तो आगे भी बैंक कम ब्याज में घुमाएंगे तो लोग खूब लेंगे लोन, और लोग लोन खूब लेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। कोई कार लेने भाग रहा है, कोई घर लेने भाग रहा है, और जब ज़्यादा डिमांड आ गई इन चीज़ों की तो इन्फ्लेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा। ये अपन ने देखा था। ठीक है, ये आसान, सस्ती, नरम, उदार ब्याज दरें विस्तारवादी कैसे होगी, जब आप रेपो को, रिवर्स रेपो को, एमएसएफ को, इन सबको, बैंक रेट को, सबको डिक्रीज करोगी तो होगी। ये सब अपन ने देख लिया था अच्छे से ना। ये एलएफ वाला कल न्यूज़ में था ही सी। ठीक है साहब, आज एक न्यूज़ थी वो मैं डालना भूल गया, मेरा मोबाइल भी नहीं है यहाँ पे। तो आज जैसे अपन इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें क्रूड ऑयल वाला, क्योंकि अभी ये ईरान वाला लफड़ा चल रहा है ना, तो क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसके कारण इन्फ्लेशन पे क्या प्रभाव आएगा वो आज न्यूज़पेपर में था। तो डेली जो अपन पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में भी आता है, तो आपके लिए न्यूज़पेपर भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। गुणात्मक उपकरण अपन ने देख लिया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, लोन टू वैल्यू, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई, नैतिक दबाव, लोन टू वैल्यू, मार्जिन रिक्वायरमेंट, प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र। ठीक है, ये अपन ने देखा था 12, 10, 8, 7.5, 40%। ये भी अपन याद नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बैंकिंग में याद कर लेना, लेकिन याद जरूर करना है इनको। ठीक है, ठीक है। फिर आरबीआई की हिस्ट्री देखी थी भाई, आज़ादी से पहले जब आरबीआई रिटर्न यंग कमेटी आई थी, कमीशन आया था, तो उन्होंने कहा कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, लेकिन वो सेंट्रल बैंक की ओनरशिप प्राइवेट लोगों के पास थी, सिर्फ गवर्नमेंट के पास 4% ही थी। देश आज़ाद हुआ, फिर गवर्नमेंट ने सोचा यार ये तो लफड़े हो जाएंगे, देश का सेंट्रल बैंक ही प्राइवेट हाथों में, तो एक काम करता हूँ, आप शेयर दे दो, पैसे ले लो और निकलो यहाँ से। तो गवर्नमेंट की 100%, आरबीआई की 100% ओनरशिप अब गवर्नमेंट के पास में आ गई। कब? 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया था। फिर अब ये हुआ कि अब ये आरबीआई क्या क्या काम करेगा कि यार ये जितने भी बाकी बैंक से उनको रेगुलेट भी तो करेगा, तो उसके लिए पावर दी जानी चाहिए। पावर देने के लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया, कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग विनियमन अधिनियम। ठीक है, पहले आरबीआई जो गवर्नर जो इंडियन थे वो क्या थे? सीडी देशमुख साहब थे, और वैसे ओसबोर्न इसमें थे। ये सब रटने वाली चीज़ें। और आरबीआई को कंट्रोल या रेगुलेट या फिर ऑर्डर देने की पावर गवर्नमेंट के पास है, किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 7 के अंदर। कौन सा एक्ट के अंदर? आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। ठीक है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ ये बात। कुछ तो लफड़ा हो रहा है, ये स्क्रीन बार बार जा रही है। ठीक है, फिर उसके अलावा अपन ने बैंकिंग की हिस्ट्री देखी थी कि भाई सबसे पहले पीएनबी आया 1894 में। एक मिनट दो आप मुझे ना, ये स्क्रीन जा रही है तो मुझे इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ जी, आई होप अब आपको सही दिख रहा होगा। वो कुछ वायर हिल रहा था तो ये स्क्रीन बार बार ब्लैंक हो रही थी। ठीक है, तो फिर अपन ने देखा कि बैंकों पर आया 1908 में। ये सब जो ये काठियावाड़ी लोग थे और ये मारवाड़ी लोग थे, इन्होंने इनका एक छत्र राज था बैंकों पे। फिर इंपीरियल बैंक आया, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता का जो बैंक थे, प्रेसिडेंसी बैंक थे, उनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक इंडिया बना दिया गया। फिर 1955 में आज़ाद हो गया देश, उसके बाद में उसका नाम एसबीआई कर दिया गया। फिर एलआईसी आया, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। फिर जीआईसी आया। फिर 1980 में इंदिरा गांधी 6 बैंकों का फिर नेशनलाइजेशन किया, नरसिम्हन कमेटी। ये सब अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, आरबीआई का फाइनेंशियल 4 पोर्टल थे, उद्गम, प्रवाह, दक्ष और ई कुबेर। क्या क्या इनके काम थे ये अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। फिर अपन ने पीवाई को अच्छे से देख लिया था। अब बताओ रिवीजन के में कितना कम टाइम लगता है ना, ये चीज़ अपन ने 1.5-2 घंटे में पढ़ी थी। एक मिनट, ठीक है, चलते हैं साहब। अब आज अपन पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का 5वां चैप्टर तो एक तो पूरा पढ़ना है अपने को, इकोनॉमिक सर्वे का, वो आपको नहीं पढ़ना है, वो पूरा मैंने पढ़ लिया है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो 1200 पेजों का है वो आप में एक लाइन भी आपको नहीं पढ़नी है, सारी चीज़ें मैंने पढ़ के आपको बताने की जिम्मेदारी ली हुई है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा स्फीति। स्फीति का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ प्रचुर मात्रा में हो जाती है, बढ़ोतरी उसकी हो जाती है, अधिकता हो जाती है, उसे स्फीति बोलते हैं। और मुद्रा आगे लग गई तो मुद्रा में जो बढ़ोतरी हो जाती है, और उसके कारण मुद्रा में जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो जो वस्तुएं उनकी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे मान लो ये बोतल है या पेन है, ठीक है, तो इस बोतल को खरीदने के लिए मान लो एक ही इंसान है सामने और वो मुझे इस बोतल को बेचने के लिए 100 रुपये दे रहा है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या? 100 रुपये मुझे वो बोतल देनी पड़ेगी। लेकिन
एक और इंसान आ जाता है और वो बोलता है कि मैं 150 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तो अब मेरे पास ऑप्शन है, अब मैं ये बोतल 150 रुपये की दूंगा, उस 100 रुपये वाले को नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन कोई आके 1000 रुपये देने के लिए तैयार है, तो मैं इस बोतल को 1000 रुपये में बेचूंगा, क्योंकि दुनिया मान लो ये एक ही बोतल है, इसकी डिमांड बहुत हाई है, लोगों के पास पैसा खूब भर भर के, तो जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ता है इस बोतल की कीमत बढ़ती जा रही है। इसे ही बोलते हैं द इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। ठीक है साहब। हाँ, एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा यार, कमेंट आप कर देना, अच्छा बुरा जो भी, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो भी आप कर देना। एक दो कमेंट थे डाउट वाले, वो मैं आज रिप्लाई कर दूंगा, बाकी कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर देना। दूसरा, आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप कम से कम ये तो लिख सकते हो ना, क्योंकि 2-3 हज़ार व्यूज आ रहे हैं, आई एक्सपेक्ट 10% कमेंट तो कम से कम हुई हो। 2000 व्यूज आ रहे हैं तो कम से कम 200 कमेंट तो हुई हो, तब मुझे आगे लेक्चर लेने की इच्छा होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं तो आप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ये लिख सकते हो कि हाँ भाई समझ में आ गया और हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ताकि मुझे भी फीडबैक मिलता रहे कि हाँ मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। वो बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर आगे लेक्चर लेने की इच्छा नहीं होती यदि 200 कमेंट भी नहीं आ रहे तो। हाँ, व्यूज ही कम है आ रहे हैं तो वो फिर आपकी गलती नहीं हो, फिर मेरी गलती है कि मैं लोगों तक रीच नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे मान लो 2-3 दिन में मान लो 1000 व्यूज आते हैं तो उसके 10% 100 कमेंट तो कम से कम आने चाहिए। तो यदि आपको सच में फायदा हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति हो गया। अब दो है इसके रूप, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का उल्टा, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब अब पहले राइज कर रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी इसमें कीमत में, अब कम हो गई कीमत। जब कीमत कम हो जाती है पिछले साल की तुलना में, उसे बोलते हैं अपस्फीति। जैसे मान का उल्टा अपमान होता है ना, वैसे मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति का उल्टा अपस्फीति हो गया, ठीक है। स्फीति मतलब प्रचुरता और अब उल्टा हो गया, तो अब कम हो गई मुद्रा की प्रचुरता, कम होगी तो ये जो सस्ती बोतलें सस्ती हो गई, कल 100 रुपये की थी आज ये 50 रुपये की हो गई, इसे बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। मतलब कोई चीज़ 10 रुपये की थी वो अगले साल यदि 5 रुपये की हो जाए तो इसे डिफ्लेशन बोल देंगे, ठीक है। ये तो हो गया। एक डिसइन्फ्लेशन भी होता है, अविस्फीति भी होता है। इसमें क्या हुआ कि कम नहीं होती कीमत, लेकिन जितनी पहले बढ़ रही थी उतनी नहीं बढ़ी अभी। जैसे कोई चीज़ 2022 में मान लेते हैं कि 10 रुपये की थी, वो चीज़ 2023 में 30 रुपये की हो गई, मतलब तिगुनी बढ़ गई, मतलब इन्फ्लेशन 200% हो गया। इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30 माइनस 10 बटा 10, क्योंकि पहले 10 की थी बटा इंटू 100, तो कितना हो गया? 200% इन्फ्लेशन हो गया। अब इस साल क्या हुआ 2024 में कि ये 30 रुपये से 40 रुपये की हो गई, बढ़ी तो सही, ये जो सेम टोकरी थी या ये बोतल थी वो 30 रुपये 40 रुपये की हो गई, लेकिन अब मैं रेट कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा? 40 माइनस 30 बटा 30 इंटू 100, ऐसे ही करते हो आप। इसमें मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हुई, मैसेजिंग, तो ये कितना आया? 33% आया। तो पहले 200% बढ़ रही थी, अब 33% ही बढ़ी है, घटी तो नहीं ना। पहले 30 रुपये की थी अब 40 रुपये की, बढ़ी तो है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी पहले बढ़ी थी। इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, कि गुब्बारा में हवा तो है, मतलब महंगाई तो है लेकिन उतनी नहीं है, डिश होता जा रहा है धीरे धीरे गुब्बारा, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो अविस्फीति को बोलते हैं डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो है लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है, हालांकि 0% से ऊपर ही है। और जब नेगेटिव में चले जाता है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट 10 से 5 हो गया, नेगेटिव मतलब महंगाई कम हुई है उल्टी, तब उसको बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। ये क्लियर है, आप पहले भी समझा दिया था मैंने आपको। एक होता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यू मतलब क्या होता है? एडा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कुछ जो वस्तुएं वो तो सतत चल रही है जैसा चल रही है, और कुछ वस्तुएं ऊपर भाग रही है। तो ये यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे मानसून मान लो फेल हो गया अपना, तो मानसून फेल हो जाता है, तो जैसे मान लो रबी की फसल पूरी खराब हो गई तो सरसों के दाम एकदम से बढ़ जाएंगे, गेहूं के दाम एकदम से बढ़ जाएंगे, चने के दाम बढ़ जाएंगे, बेसन का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। और बाकी वस्तुएं वैसी की वैसी। इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन मुद्रास्फीति का एक प्रकार है जिसमें किसी एक वस्तु या वस्तुओं के समूह की कीमतें बढ़ जाती है जबकि बाकी जो है मूल्य स्थिर रहता है, इसे बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। याद रह जाएगा आपको। जैसे टोमेटो प्राइस राइज हो जाता है, कभी कभी पूरे खराबा आ गया टमाटर की फसल में, टमाटर ही खत्म हो गए, अब लोगों की डिमांड, टमाटर तो भाई सलाद वलाद में और सब्जी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, अब डिमांड तो बढ़ रही है, सप्लाई है ही नहीं, तो एकदम से टमाटर की आपने देखा होगा ना, कभी कभी 150-200 रुपये किलो हो जाते हैं टमाटर एकदम से, और कभी कभी 5-7 रुपये किलो ही हो जाते हैं। ऐसा बाकी कम्योडिटी में नहीं देखोगे आप, ये फूड वगैरह में ज़्यादा देखोगे आप, और फ्यूल में भी देखते हो क्योंकि कभी कभी वॉर वगैरह हो जाती है तो ना। तो ये स्क्यूफ्लेशन किस में होता है? यूजुअली फूड और फ्यूल वगैरह में होता है, ठीक है, खाद्य पदार्थ और ये ईंधन वगैरह में, ठीक है। एक होता है अतिस्फीति। अतिस्फीति से पहले अपन पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं। देखो इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप ऐसे भी होते हैं। एक तो होता है कि इन्फ्लेशन नापने के तरीके, जैसे CPI, WPI, IIP, है ना, और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये सब होते हैं। एक होता है कि इन्फ्लेशन कितना फास्ट है, महंगाई कितनी फास्ट बढ़ रही है। यदि मान लो 2-4% से बढ़ रही है ना, उसे बोलते हैं क्रीपिंग या रेंगती हुई मुद्रास्फीति, धीरे धीरे चल रही है, जो कि अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए होनी भी चाहिए इतनी महंगाई। इससे कम महंगाई फिर इकोनॉमी के लिए घातक होती है, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि आप ग्रोथ ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन, अब रेंगती अब चलने लग गई, मतलब 4 से लेकर 10% तक वॉकिंग एक्सेप्टेबल है, इतनी 10% तो एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन फिर भी चलो ठीक है ना।
अब इसके बाद में आती है रन अवे, अब भागने लग गई भाई साहब, इसको बोलते हैं बेलगाम मुद्रास्फीति। 10 से लेकर 100% तक। 100% का मतलब समझ रहे हो, यदि सीपीआई मान लो 100% है तो हर महीने दुगनी होती जा रही चीजें। ये बोतल आज 100 रुपये की है, अगले महीने आपने जाके पूछा दुकानदार को, बोले ये तो 200 रुपये की है। तो इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, और जब चीज़ें दुगनी होने लग जाती ना तो कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, और कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है, चाहे वो आपके जीवन में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो। कंपाउंडिंग इफेक्ट से क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है, जिसमें 100% से ज़्यादा यदि महंगाई बढ़ रही है तो इतनी महंगाई इतनी हो जाती है कि पैसे की वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, पैसा इतना प्रचुर हो जाता है। तो जैसे वेनेजुएला में अभी हाइपर इन्फ्लेशन थी 2025 में, ये एक देखो ये पनीर का टुकड़ा इतना सा, कितना 250-300 ग्राम पनीर होगा, उसके लिए इतने सारे पैसों की जरूरत पड़ गई जो वेनेजुएला वालों को, ठीक है। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा अतिस्फीति हो गई, इसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। देखो कैसे नोट के टुकड़े पड़े हुए रोड पे, ठीक है। तो वेरी हाई एंड टिपिकली एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, जब मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत तेजी से बढ़ती है उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब 50-100% से भी ऊपर, ठीक है। जैसे वेनेजुएला में 2018 में थी, अभी 2025 में भी चल रही है, जिम्बाब्वे में थी, पहले वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जर्मनी में थी, है ना, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज उनमें बहुत सारी थी, है ना। तो बहुत अधिक और आमतौर पर तेजी से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं, अतिस्फीति बोलते हैं। अब वेनेजुएला का थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत चर्चा में था, मदुरो को ट्रम्प ने उठा लिया था, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा क्या हो गया कि भाई वहाँ पे ये नोटों की कीमत ही घट गई। पहला रीजन था कि कोई भी इकोनॉमी किसी एक रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है ना तो खतरनाक है। आप खुद ही सोच लो, आप किसी एक इंसान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगी तो मामला गड़बड़ है। वो इंसान आपको छोड़ के चला गया या उस इंसान ने धोखा कर दिया तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, अपना वो टाइम खराब कर देते हो। तो वैसे ही जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो गई, और ये कुछ साउथ जो अमेरिकन जो कंट्रीज है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है इनकी इकोनॉमी। जैसे ही ऑयल में कुछ गड़बड़ होती है, मान लो ईरान ने मिडिल ईस्ट के कुछ ऑयल के जो वेल हैं, जो कुएं हैं, उन पर अटैक कर दिया, तो वो पूरी तरीके से घबरा जाएंगे, टूट जाएंगे। अभी वो अमेरिका को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि रोको भाई ईरान को, तुम्हारे विद्युत के कारण हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो वेनेजुएला भी ऑयल डिपेंडेंट कंट्री थी, और जब अब मान लो ऑयल से बढ़िया कमाई हो रही है, और ऑयल ये इसे बोलते हैं कर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी इसको बोलते हैं, कि जो प्राकृतिक संसाधनों का अभिशाप बोलते हैं, कि आपके पास प्राकृतिक संसाधन खूब है ना, तो फिर आप लोगों की स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं करोगे, आप अपनी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप नहीं करोगे, सर्विस सेक्टर को डेवलप नहीं करोगे, एआई से आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके तो तेल के कुएं पड़े हैं। तो आप स्किल डेवलप नहीं करोगे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दोगे लोगों के में, तो आप ओवर डिपेंडेंट हो गए ऑयल पे, बाकी चीज़ें आपने डेवलप नहीं की। जैसे आप एक घर में ही मान लो कि बाप ने खूब कमाया हुआ है, दादाजी ने खूब कमाया हुआ है, तो वो लड़का क्या करेगा, थार लेके घूमेगा मस्त, ठीक है। उसने कोई स्किल डेवलप नहीं की, कोई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया। तो अब मान लो बाप का पैसा कहीं चला गया, कुछ हो गया, बाप के बिजनेस में घाटा हो गया, तो वो तो रह गया ना ऐसे कैसे। ठीक वैसे ही इन कंट्रीज में भी होता है कि ये बाकी चीज़ों पे ध्यान देते नहीं है, ऑयल पे डिपेंडेंट थे। अब मान लो या तो किसी ने अटैक कर दिया ऑयल इन पे, वेल पे, जो तेल के कुएं उन पे, या फिर समझ लो कि पूरे विश्व में ऑयल की प्राइसेस एकदम से धड़ाम से गिर गई। मान लो रशिया में नए जो ऑयल के जो कुएं हैं उनका आविष्कार हो गया, कहीं और हो गया, तो ऑयल की प्राइसेस धड़ाम से गई, तो इनकी तो इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, क्योंकि डिपेंडेंट ही ऑयल पे थे। अब ऑयल बिक नहीं रहा ढंग से, पैसे मिल नहीं रहे। तो एक रीजन तो ये था। दूसरा, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हो तो आप लोगों की स्किल डेवलप नहीं करते हो, कोई आरटीआई नाम की चीज़ नहीं होती है, लोगों को फ्री में पैसा मिल रहा होता है, ठीक है। ऑयल से पैसे कमाते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, फ्री की स्कीम चलाए रखते हैं, फ्री बीज देते हैं ताकि चुनाव में जीत जाए। तो करप्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोई सवाल उठाने वाला ही नहीं है। तो ऐसी इकोनॉमी में मिसमैनेजमेंट होता है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वगैरह नहीं होती, जैसे अपने 5 ईयर प्लान और नीति आयोग वगैरह करते हैं ना, ऐसा नहीं होता है इन कंट्रीज में जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं इन पे। तो अब ऑयल की प्राइसेस क्रैश जैसे ही हुई, इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप था नहीं, लीडरशिप उतनी अच्छी थी नहीं, लोगों को पैसा चाहिए, अब ऑयल तो रहा नहीं, अब लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया पैसे। अब पैसे प्रिंट करना आप स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो गई। जब पैसे की प्रचुर मात्रा हो गई तो प्रिंट इतने कर दिए उन्होंने, 30%, मान लो पूरी इकोनॉमी में 100 रुपये थे तो 30 रुपये और प्रिंट कर दिए उन्होंने, तो पैसों की हो गई धूड़। तो मतलब ऐसी ऐसी इमेजेस थी, मैंने पूरा डाला नहीं, कि लोग ओरिगामी बना के उसके वो नाव बना के बेच रहे हैं, पता नहीं पैसों से क्या क्या कर रहे हैं। मतलब जैसे हाइपर इन्फ्लेशन ऐसा होता है कि जर्मनी में एक बार इन्फ्लेशन इतना हो गया था कि मान लो आप इतने सारे रुपए लेके गए और केरोसिन खरीदने गए, केरोसिन किस लिए, कि आपको रोटी पकानी है, ठीक है। अब उस पैसे से जितना केरोसिन आएगा, लेट से आप इतने सारे पैसे लेके गए गट्ठा भर के, और उससे पाव केरोसिन आया या आधा लीटर केरोसिन आया, और उससे आप जितनी रोटी पकाओगे, मान लो 5 रोटी आपने पका ली, उससे बढ़िया है आप वो जो पैसे ना उनको जला के रोटी पकाओ, उससे 8 रोटी पक जाएगी। मतलब सोचो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था कि पैसों की कीमत बिल्कुल रही नहीं। तो हाइपर इन्फ्लेशन आपने समझ लिया,
क्रीपिंग, वॉकिंग, रनवे, हाइपर इन्फ्लेशन, रेंगती हुई, वॉकिंग, बेलगाम और हाइपर इन्फ्लेशन, ये भी अपन ने देख लिया। ठीक है, अब एक बार फटाफट से थोड़ी ज्ञान की बात मैं बता देता हूँ आपको। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है भाई? पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखो, कभी मतलब हर क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कल इंडिया वर्ल्ड कप जीता, संजू सैमसन मतलब हीरो बने इसके मैच के। कभी भी सक्सेस है ना ऐसे नहीं मिलती ओवरनाइट या फिर एक दिन के अंदर नहीं मिलती, उसमें बहुत टाइम लगता है। और यूजली जो 90% लोग, ऐसा नहीं कि जो सक्सेसफुल है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या फिर गॉड गिफ्टेड है या फिर वो तो अलग ही है, ऐसा नहीं होता। बस एक जो माइनर डिफरेंस होता है ना, जो सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, चाहे बॉलीवुड अभिनेता हो, चाहे IAS RS हो, कोई भी हो, एक जो मेजर डिफरेंस होता है ना, वो उस पॉइंट पे गिव अप नहीं करते जहाँ पे गिव अप करने की 90% 95% जनता को इच्छा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, डे 1 है और आपके पास आज 1 रुपया है, आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। एक साल को मानते हैं अपन, एक साल आपको 1 रुपया है, ठीक है। अब दूसरे साल आपके पास 2 रुपया है, दुगना दुगना होता जा रहा है पैसा, ठीक है। अब शुरू में क्या बहुत टाइम लगता है हर चीज़ में। भाई धोनी को कितना टाइम लगा था रणजी ट्रॉफी में वो करके, 23-24 साल का तो रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, रेलवे का TT था, टाइम लगता है चीज़ों में, ठीक है। तो तीसरे साल आपके पास 4 रुपये, दुगना होता जा रहा है। चौथे साल आपके पास 8 रुपये है, 5वें साल आपके पास 16 रुपये है, छठे साल 32 रुपये है, सातवें साल दुगना होता जा रहा है, 8वें साल 128, 9वें साल 256, 10वें साल 512। अब आप इस आदमी की जर्नी देखो, 10 साल तक घिसा रहा है, मेहनत भी खूब कर रहा है ना, पैसा भी आ रहा है। लेकिन अब पीछे 10 साल देखे तो कि यार मैंने 512 रुपये कमाए, 512 को मान लो 1000 से गुणा कर लो, 5 लाख रुपए मान लो आप तो ना, कि यार सिर्फ इतना कमाए। अब यहाँ पे अधिकतर लोग गिव अप कर देते, चाहे वो अटेम्प्ट हो UPSC के, चाहे RS के अटेम्प्ट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, उतना रिजल्ट मिल नहीं पाता ना, शुरू में नहीं मिल पाता शुरू में। अब सोचो कुछ लोग 90% जनता यहीं पे बाहर हो गई, कुछ ऐसे हैं कि जिनको अभी भी विश्वास है, खुद पे लगे रहते हैं। अब देखो यहाँ से कंपाउंडिंग की पावर देखो, ये 500 बार 1024 हो जाएंगे, 1024 2048 हो जाएंगे, 2048 4096 हो जाएंगे, 8000 हो जाएंगे, 16000 हो जाएंगे, 32000 हो जाएंगे, 65 1,31,000। ये अब आप यहाँ पे 20 साल तक या फिर 20 दिन तक लगातार लगे हुए तो आपके पास 1 2 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 5 लाख रुपए आ गए, सिग्निफिकेंट अमाउंट है। अब आपको मतलब अच्छा खासा रिजल्ट होने लग गया। अब देखो इसके बाद में इतना साल आपने अच्छे से मेहनत कर ली ना, या फिर इसको महीने ले लो आप तो, है ना, आप साल ले सकते हो, तैयारी की बात करो तो महीने ले सकते हो इसको, कि 10 महीने में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। आप तैयारी कर रहे हो RS IAS की, 10 महीने में तो पता ही नहीं चलता कि यार ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, करंट छूट रहा है, करंट करते हो तो आंसर राइटिंग छूटती है, आंसर राइटिंग करते हो तो सिलेबस पूरा नहीं होता। यही होता है 10 महीने में। फिर यहाँ पे 90% जनता गिव अप कर देती है, आंसर राइटिंग करना छोड़ देती है, करंट पढ़ना छोड़ देती है। एक इंसान है जो लगा हुआ है और 20 महीने तक उसने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर लिया, वो टॉपर्स में आने लग गया सब कुछ। लेकिन इसके बाद में जो 10 है ना, इन पे देखो क्या रिटर्न आ रहा है, दुगना करते जाओ। 30वें दिन कितना हुआ? 53,68,70,912 रुपये। 1 रुपये से जो स्टार्ट हुआ था, देखो 20 दिन पर सिर्फ 5 लाख तक पहुंचा था, लेकिन दुगने होते होते ये कितना कंपाउंडिंग, आखिरी में जो ग्रोथ होती है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। आप किसी बड़ी चीज़ को देखो, ये दृष्टि एजुकेशन को देखोगे, विकास ने 96 में शायद 97 में स्थापना कर दी, तब तो मैं पैदा ही हुआ था, ठीक है। 2015 तक भी कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, जब जियो की वेव नहीं आई थी और कोविड से पहले, और एजुकेशन जो इंटरनेट है वो उतना पेनिट्रेट नहीं हुआ था, यूट्यूब उतना पेनिट्रेट नहीं हुआ था। 2015 में ही तो बहुत फेमस होने लग गई थी ये चीज़ें, है ना, जब जियो वेव वगैरह आई थी, गांव-गांव तक लोग पूछने लगे। अब 1996 97 से लेकर 2015, ये जो 18-19 साल है ना, ये किसी को नहीं दिखते। ये 18-19 साल जब आप बिल्कुल एक नॉर्मल टीचर की तरह पढ़ा रहे हो, वहाँ कुछ बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है, हैंड टू माउथ चल रहा है मामला। उसके बाद में जो विकास देवीकृति सर की जो रीच हुई, दृष्टि की रीच हुई, ये जो लास्ट, इसके लिए वेट करना होता है जीवन में, ठीक है। तो और भी बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है, और भी जैसे बिजनेसमैन के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो कभी बात करेंगे इन पे, अलग से सेशन वगैरह लाएंगे, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो हाइपर इन्फ्लेशन भी ऐसे ही होता है कि भाई दुगना होता जा रहा है, मान लो 100% इन्फ्लेशन है, तो विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर ही ये 53 करोड़ गुना हो जाता है, और फिर क्या होता है, फिर पैसों के गट्ठे लेके जाओ आप और कुछ मिलता नहीं है आपको, ठीक है। अब आते हैं, ये तो अपन ने पढ़ लिया, अब आते हैं इन्फ्लेशन। 2 टाइप की ये भी पढ़ लेते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किस लिए हो रहा है? मांग जनित, किसी चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसलिए इन्फ्लेशन हो रहा है। कारों की मांग बढ़ गई तो कारों का इन्फ्लेशन हो गया, है ना। होम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो जो होम लोन है वो महंगे हो गए, या फिर घर है वो महंगी हो गई, सीमेंट महंगी हो गई। ऐसा क्यों होता है? डिमांड कब ज़्यादा बढ़ेगी? मैं OD की डिमांड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मांग जनित इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब लोगों के पास पैसा आ जाता है भर भर के। कैसे आ सकता है भाई पैसा? एक तो इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है,
ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो लोगों को अच्छे रोजगार मिल रहे हैं, अच्छा रोजगार मिल रहा है तो लोगों को अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन करेंगे। उसके अलावा जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया कि 7th पे कमीशन लागू कर दिया, जो आदमी आज 80,000 रुपये कमा रहा है कल को 1.5 लाख रुपये कमाएगा मान लो, तो ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा जो 70,000 रुपये आए आदमी के पास, इसका क्या करेगा वो? तो आदमी क्या बोलेगा कि एक काम करता हूँ, 70,000 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आ जाए तो एक काम करता हूँ, गाड़ी खरीद लेता हूँ। इतने दिन तक बाइक पे चल रहा था मैं, मास्टर है मान लो, मान लो इंडिया में 3 करोड़ मास्टर है। अब 3 करोड़ मास्टर सोचेंगे कि इतने दिन तक बेचारे बाइक पे ही चल रहे थे अपन, तो अब मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ। अब ये क्या करेंगे कि 20,000 70,000 रुपये एक्स्ट्रा है ना, तो 20,000 की EMI बनवा लेंगे, ठीक है, कि गाड़ी चुकती जाएगी और 20,000 की EMI। अब सोचो 3 करोड़ में से मान लो ये डिसीजन 1 करोड़ लोगों ने भी ले लिया, 1 करोड़ गाड़ियों की डिमांड एकदम से आ गई। अब 1 करोड़ गाड़ियों की डिमांड बड़ी चीज़ होती है, तो जैसे ही उन पे कमीशन लगा 1 करोड़ गाड़ियों की डिमांड आ गई तो गाड़ियों के तो भाव बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये सब जो होता है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। जब आदमियों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाता है उसके कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसे मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे होता है कि वो गाड़ी है ना, उसका मान लो गाड़ी का एक कंपोनेंट वो बाहर से आयात कर रहा है, मान लो रबर जो टायर बनाने के लिए बाहर से आयात कर रहा है और वो मलेशिया से रबर आयात कर रहा है। अब मलेशिया में कुछ गड़बड़ हो गई इसलिए रबर की कीमतें बढ़ गई तो टायर महंगा हो गया। अब टायर महंगा हो गया तो गाड़ी महंगी करनी पड़ेगी, नहीं तो कहाँ से प्रॉफिट निकालेगा। तो जब रॉ मटेरियल जब महंगा हो जाता है उसके कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि कॉस्ट में वृद्धि हो गई उसको बनाने की में, इसलिए। तो ये कैसे कैसे हो सकता है, जैसे मान लो पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो डीजल महंगा होने का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने का अब टमाटर महंगे होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो प्याज का एग्जांपल लेते हैं, चलो टमाटर तो लोकली होते हैं। प्याज मान लो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, अब महाराष्ट्र से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन मान लो 500 रुपये आ रहा था, अब 1,000 रुपये आ गया। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया तो अब प्याज महंगे हो जाएंगे। इसे बोले कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, वेज, कैपिटल, लेबर और रेंट, ठीक है, ये होते हैं। तो मान लो वेज बढ़ाने की मांग कर दी, कोई फैक्ट्री है कार की, उसमें यूनियन ने हड़ताल कर दी, बोले कि हमें 20,000 रुपये दिन के महीने के मिलते हैं, हमें 30,000 रुपये चाहिए। अब सबके 10-10 हज़ार बढ़ गए, 500 कर्मचारी थे, अब ये पैसा कंपनी कहाँ से निकालेगी? कारों की जो कीमत है उसमें वृद्धि कर देगी। तो मान लो फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की वेज आपने बढ़ा दी, वेतन बढ़ा दिया आपने, जो फैक्ट्री में जो माल आ रहा है उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ गया। ये सब चीज़ें, मान लो फैक्ट्री जहाँ पर रेंट थी, रेंट मान लो उसकी 5 लाख रुपए महीने की थी, मकान मालिक आया बोला कि मुझे तो आज से 10 लाख रुपए रेंट चाहिए। अब ये जो 5 लाख एक्स्ट्रा है वो कहाँ से निकालेगा? जो फैक्ट्री का मालिक है वो कारों को महंगी करके निकालेगा। तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत में यदि वृद्धि हो गई उस चीज़ को बनाने की तो उसके कारण जो मुद्रास्फीति होती है उसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं अपन स्टैगफ्लेशन पे। इसका कुछ नहीं, संधि विच्छेद कर लो आप, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। अब देखो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसा आया, इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी कर रही है, इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी कर रही है तो रोजगार मिल रहा है लोगों को, रोजगार मिल रहा है तो पैसा हाथ में आया, पैसा हाथ में आया तो लोग खरीदने दौड़ेंगे, खरीदने दौड़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मैंने कल बताया था कि इन्फ्लेशन ग्रोथ के साथ दहेज में आता है, ठीक है, थोड़ी बहुत इसलिए महंगाई होनी चाहिए, इसलिए तो 2 से जो 6% का देखा है ना, तो कम से कम 2% तो होना ही चाहिए। 2% से कम है मतलब आप ग्रोथ ही नहीं कर रहे हो, जीडीपी ग्रो ही नहीं कर रही। तो इन्फ्लेशन इसके ग्रोथ के साथ जीडीपी के साथ दहेज में आता है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन यहाँ पे उल्टा मामला हो गया कि ग्रोथ भी नहीं हो रही, स्टैग्नेशन, स्टैग का मतलब क्या? स्टैग्नेशन मतलब रुकावट हो गई कि जीडीपी भी ग्रो नहीं कर रही प्लस इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे हो जाता है? ये जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है यूजुअली तब होता है। जैसे मान लो जीडीपी अच्छी ग्रो कर रही है, सब कुछ हो गया है ना, और कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया कि मानसून फेल हो गया या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे वॉर हो गई तो उसके कारण ऑयल वगैरह महंगा हो गया। अब ग्रोथ तो रुक गई, ये सब के कारण ग्रोथ रुकी, मानसून तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ डाउन होगी, और ऑयल महंगा हो गया तो फैक्ट्रियाँ वगैरह में दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ठप हो जाएगी क्योंकि कोयला वोयला ये सब महंगा हो जाता है। तो इसके कारण ग्रोथ भी डाउन हुई और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डिमांड उतनी है, सप्लाई कम है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ कम हो गई, वॉर हो गया, मान लो युद्ध हो गया, अब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो स्टैग्नेशन तो वैसे ही आ गया, वॉर के कारण वैसे ही जीडीपी डाउन हो गई और इन्फ्लेशन और बढ़ गया। तो इसमें उल्टा है कि स्टैग्नेशन भी है और इन्फ्लेशन भी है, मुद्रास्फीति भी है और जीडीपी की ग्रोथ भी उतनी नहीं हो रही। परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो ग्रोथ, मतलब जब ग्रोथ लो है तो अनएम्प्लॉयमेंट अपना आप ही हो जाएगा ना। जब कंट्री ग्रोथ ही नहीं कर रही, फैक्ट्रियाँ चल ही नहीं रही,
सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो ही नहीं करा तो बेरोजगारी अपने आप ही आएगी। ऐसे सिचुएशन में आरबीआई क्या बोलता है कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखो यूजुअली क्या होता है कि आरबीआई को मान लो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, मुद्रा की प्रचुरता हो गई, तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। उससे क्या होगा कि मुद्रा कम हुई, है ना, कंट्रोल में आ गई, मुद्रा कम होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकता आरबीआई ऐसा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है, अब सीआरआर एसएलआर को बढ़ाया, रेपो रेट को बढ़ाया, इनसे ग्रोथ कम होगी, और ग्रोथ तो पहले से ही कम है स्टैग्फ्लेशन में। स्टेग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगा मान लिया, लेकिन ग्रोथ पहले से ही कम है, पहले से ही हम मान लो 2-3% पे चल रहे हैं, और आपने फिर सीआरआर एसएलआर को टाइट कर दिया, रेपो रेट को टाइट कर दिया, तो और ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आरबीआई थोड़ा सा चिंतित हो जाता है कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अब मान लो जीडीपी 8-10% पे चल रही होती और तब इन्फ्लेशन है, तब तो आरबीआई सिंपल सा है, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ाने से लोन महंगे हो जाएंगे, लोगों के पास पैसा कम होगा, तो इन्फ्लेशन अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत जीडीपी हेम्पर होगी, 10 से 8% पे आ जाएगी, 8 से 7 पे आ जाएगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीडीपी अच्छी खासी चल रही है। लेकिन यहाँ तो दिक्कत है ना कि यहाँ तो जीडीपी भी अच्छी खासी नहीं चल रही। तो फिर यहाँ पे फिर क्या मेजर होते हैं, फिर जैसे गवर्नमेंट के अलग अलग मेजर्स होते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे अभी, है ना। एक मॉनेटरी इन्फ्लेशन भी होता है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन, मौद्रिक मुद्रास्फीति क्या होता है, जब आरबीआई पैसा छापने लग जाए, जैसे वेनेजुएला ने किया था, कोई भी देश का सेंट्रल बैंक पैसा छापने लग जाए, तो मौद्रिक नीति कब होती है, जब आरबीआई पैसों का लेन देन करता है। तो जब आरबीआई पैसे छापने लग गया प्रिंटर से धड़ाधड़ी से, उसके कारण जो इन्फ्लेशन होता है उसे बोलते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन या मौद्रिक मुद्रास्फीति। ठीक है साहब। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडेक्स कौन कौन से होते हैं। सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, जीडीपी डिफ्लेटर हो गया। तो 3-4 इंडेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीआई। देखो होता क्या है, अलग अलग इंडेक्स क्यों बना। अब अपन बातें करते हैं कि यार इन्फ्लेशन बढ़ गया घट गया, तो पता करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो एक्चुअली गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट्स की टीमें बनी हुई है ना। डिपार्टमेंट्स की टीम बनी हुई है, जैसे किसी टीम में 10 लोग हैं, किसी में 50 लोग हैं, किसी में 100 लोग हैं। ये टीम अलग अलग जगह जाती है और सर्वे करती है, लोगों को रियल में पूछती है कि बताओ पिछले महीने बिस्किट का पैकेट कितने का आ रहा था, कि 5 रुपये का आ रहा था, पा लीजिए, अभी कितने का आ रहा है, 7 रुपये का हो गया, तो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही होता है। जैसे सीपीआई में क्या करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये उपभोक्ता के पास जाके पूछते हैं, है ना। तो लगभग जैसे सीपीआई जो ऑल इंडिया है उसमें लगभग जो सीपीआई रूरल है उसमें लगभग पूरे देश में जितने भी यूटीज और स्टेट्स हैं उसमें 1100 गांव इन्होंने सेलेक्ट कर रखे हैं। जैसे राजस्थान के कुछ गांव हैं, वेस्ट बंगाल के कुछ गांव हैं, केरल के कुछ गांव हैं, उनमें ये लोग हर महीने जाते हैं, या फिर उन्होंने सेटअप कर रखा होगा सिस्टम उसके पंचायत के थ्रू कैसे भी करके, और वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं हर महीने, और उसके आधार पे एक इंडेक्स निकालते कि महंगाई बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसमें कंज्यूमर के पास नहीं जाएंगे, उपभोक्ता के पास नहीं जाएंगे, इसमें फैक्ट्रियों के पास जाएंगे, क्योंकि होलसेल पे माल कहाँ मिलता है, फैक्ट्रियों में मिलता है। तो यहाँ पे टीम कहाँ जाती है, फैक्ट्रियों में जाती है, वहाँ पे पूछती है कि रॉ मटेरियल भाई पिछली बार टायर कितने का आ रहा था, अच्छा इतने का आ रहा था, इस महीने इतने का आ रहा है, अच्छा महंगाई बढ़ी है या घटी है, तो डब्ल्यूपीआई हो गया। एक जीडीपी डिफ्लेटर होता है। तो किसी ने दिमाग लगाया कि यार एक बात बताओ, जीडीपी तो हम हर साल कैलकुलेट करी थे, एनएसओ जो करता ही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो एक काम करते हैं ना, जीडीपी मान लो पिछले साल जीडीपी इतनी थी, इस साल जीडीपी इतनी बढ़ गई, तो जीडीपी का डेफिनेशन क्या बोलती है कि किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में टोटल जो वस्तुएं होती है और जो सेवाएं होती है उनका जो कुल मूल्य होता है वही जीडीपी होता है। तो पिछले साल और इस साल की जीडीपी में कंपेयर करूंगा तो मूल्य बढ़ा है, वो भी तो कैलकुलेट हो जाएगा ना। तो हर साल यदि अपन जीडीपी डिफ्लेटर निकाले तो उससे भी इन्फ्लेशन का पता लग जाएगा। तो सबसे कंप्रेहेंसिव कोई पूछे कि सीपीआई में और जीडीपी डिफ्लेटर में और डब्ल्यूपीआई में सबसे कंप्रेहेंसिव मेजर कौन सा है, मतलब जिसमें सारी चीज़ें आ जाए, जो सटीक अनुमान लगा सकता है, कौन है, वो जीडीपी डिफ्लेटर है। क्यों? क्योंकि सीपीआई में तो कुछ ही अपन बास्केट में, सीपीआई की जो बास्केट है ना, जो सीपीआई की टोकरी है ना, उसमें कुछ ही आइटम है, सारे आइटमों को तो थोड़ा ना कवर कर सकते हैं। 1100 गाँव कवर किए पहली बात तो पूरे तो गाँव ही कवर नहीं किए। इंडिया में तो 7.5-8 लाख गाँव है, ठीक है, तो 1100 ही गाँव है, और इन गाँवों में भी हर चीज़ नहीं पूछ सकते ना आप, तो ठीक है। डब्ल्यूटीपीआई में भी कुछ ही आइटम्स आप कवर करते हो और कुछ ही आप फैक्ट्रियों में जाते हो, सारी पूरी देश की फैक्ट्रियाँ तो विजिट करते नहीं। लेकिन जीडीपी में तो पूरे देश में जितनी भी वस्तुएं, जितनी सेवा, उनका मूल्य आ गया ना, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर बहुत कॉम्प्रेहेंसिव है। तो फिर अपन बोलेंगे कि फिर एक बात बताओ, ये जो आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट जो डिसाइड करता है ना, 2 से लेकर 6% का, इसमें अपन ने कल पढ़ा था कि ये सीपीआई वाला होता है, सीपीआई ऑल इंडिया वाला। तो ये क्यों करता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्यों नहीं करता? ये इसलिए नहीं करता क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर हर महीने नहीं आता ना, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई तो हर महीने आते हैं, है ना। जीडीपी डिफ्लेटर तो हर साल आएगा, जब जीडीपी का कैलकुलेशन होगा तभी आएगा, तो ये तो 1 साल के अंदर आता है। इसलिए फिर इतना वेट थोड़ा ना कर सकते रेपो रेट को बढ़ाने घटाने के लिए। रेपो रेट की मीटिंग तो हर 2 महीने में करनी पड़ती है, इसलिए सीपीआई
वाला यूज करते हैं। अच्छा, फिर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में सीपीआई को क्यों यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि महंगाई सबसे ज़्यादा उपभोक्ता को परेशान करती है, इसलिए उपभोक्ता वाला सूचकांक लेते हैं सीपीआई। और दूसरी बात, सीपीआई में गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूडेड है, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स, सिर्फ सामान इंक्लूडेड है। इसलिए फिर बेस्ट ऑप्शन आरबीआई के पास बचता है कि सीपीआई को ट्रैक करते हैं। सीपीआई 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, इस हिसाब से मैं रेपो रेट को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर? ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी गुणा 100, नाम मात्र जीडीपी बटा वास्तविक जीडीपी गुणा 100। ये है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला, ये रट लो आप, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। अब ये कैसे कैलकुलेट करता है, क्या करता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये बोतल है, 2025 में ना इस नॉमिनल और रियल जीडीपी में डिफरेंस बता रहा हूँ। हालांकि अपन आगे लेक्चर में जब जीडीपी वाला, नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब जीडीपी अपन ये नॉमिनल और रियल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई हेलो हेलो, हाँ, तो बेस ईयर मान लो 2025 है। 2025 में ये जो बोतल थी कनेक्ट की, ये 100 रुपये की आ रही थी। ठीक है साहब, 2026 में ये सेम बोतल, एक बोतल है 110 की आ रही, क्योंकि महंगाई बढ़ती है भाई। रिपा मैक्स का भी पैसा बढ़ा है, रिपा एडवांस का भी बढ़ा है, ऐसे क्या नाम है, प्लेन की टेसरीज का पैसा बढ़ा है। पहले 1100 का था, 1500 रुपये हो गई। तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ में चीज़ों की प्राइस में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। ठीक है साहब, तो प्राइस पर बोतल पहले 100 रुपये थी, अब 110 रुपये हो गई। ठीक है साहब, अब रियल जीडीपी कितनी होगी? जीडीपी का मतलब वो कहता है किसी भी इकोनॉमी में कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। अब यहाँ पे पूरी जो इकोनॉमी मान लो उसमें सिर्फ एक ही बोतल थी, तो इसका मूल्य कितना था? 100 रुपये। तो जीडीपी कितनी हो गई? रियल जीडीपी 100 रुपये हो गई। सीधी सी बात ये। ठीक है साहब, अब आते हैं अपन इस पे। अब क्योंकि समय के साथ प्रोडक्शन बढ़ रहा है इकोनॉमी में, पहले पिछले साल एक ही बोतल थी, अब 2 बोतलें हो गई इकोनॉमी में। तो अब जीडीपी कितनी हो गई भाई? वास्तविक जीडीपी, एक बोतल की कीमत कितनी है? 100 रुपये, है ना, इंटू 200 रुपये। लेकिन ये 110 रुपये क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि ये तो महंगाई के कारण 110 रुपये होती है। वास्तविक जो बेस ईयर में प्राइस कितनी थी? 100 रुपये थी। तो रियल जीडीपी में वास्तविक जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसमें बेस ईयर वाली प्राइस लेते हैं अपन, कि पिछले साल कितने की थी बेस ईयर, जो भी मान लो जिस जीडीपी का बेस ईयर अभी रिवाइज करके 2023-24 कर दिया, तो बेस ईयर में प्राइस कितनी थी। इससे क्या फायदा होता है कि मान लो अब वास्तव में पता लगता है कि अपन ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वास्तव में प्रोडक्शन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, पता लगे पिछले साल भी एक ही बोतल थी, आज भी एक ही बोतल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। पिछले साल उसकी कीमत 100 रुपये थी, आज उसकी कीमत 150 रुपये हो गई, और हम खुश हो रहे हैं कि वाह वाह जीडीपी पहले 100 थी अब 150 रुपये होगी। लेकिन रियल में तो जीडीपी बढ़ी ही नहीं ना, वस्तु और सेवाएं तो उतनी ही रही। पहले एक बोतल थी, आज भी एक ही बोतल है, हम इन्फ्लेशन को काउंट करके खुश हो रहे हैं। इसलिए रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं कि ठीक है 2 इंटू प्राइस कौन सी? पिछले साल वाली बेस ईयर वाली प्राइस, तो ये 200 रुपये रियल जीडीपी होगी। और नॉमिनल जीडीपी क्या है? आज की प्राइस कैलकुलेट करेंगे, कितनी बोतलें? 2 बोतलें, गुणा आज की प्राइस कितनी है? 110, तो 220 इसकी प्राइस नॉमिनल जीडीपी होगी। तो समझ में आ गया ना? मतलब नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी काउंट होता है और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को हटा देते हैं, तभी तो रियल, तभी तो वास्तविक पता लगेगी। वैसे सोचो ना आप, तो वैसे दिमाग लगाओ कि कोई भी चीज़ वास्तविक बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, तो भाई ये मुद्रास्फीति को हटाओ, है ना। और नॉमिनल तो नाम मात्र हो, तो फिर आप मुद्रास्फीति को भी काउंट कर लो। पहले 100 रुपये की थी, अब 110 की होगी, 110 इंटू 2 220 रुपये नॉमिनल जीडीपी होगी। और अब इन्फ्लेशन निकालना है तो क्या करेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। अब इन्फ्लेशन का आगे फॉर्मूला होता है, आपके काम का नहीं है लेकिन बता देता हूँ। अब ये इन्फ्लेशन नहीं निकला, अभी तो जीडीपी डिफ्लेटर निकला है। इन्फ्लेशन होता है अच्छा ये ऐसे मिटता नहीं है ना, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ दिस ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ लास्ट ईयर अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ लास्ट ईयर गुणा 100। तो ये काम का नहीं है अपने, बस अपने को पता है कि जीडीपी डिफ्लेटर, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि जीडीपी डिफ्लेटर किस लिए काम में लेते हैं। पहला आएगा जीडीपी को मापने के लिए, दूसरा आएगा मुद्रास्फीति को मापने के लिए, तीसरा आ जाएगा मान लो बैंकों के हेल्थ को मापने के लिए कि बैंक कैसा काम कर रहे हैं, चौथा कुछ और आ जाएगा। तो अपने को आंसर क्या करना है? इन्फ्लेशन को मापने के लिए, मुद्रास्फीति को मापने के लिए। और ये सबसे कंप्रेहेंसिव है। उसके अलावा अलग अलग इंडेक्स होते हैं डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और ये सब निकालने के, जैसे लेस्पेयर इंडेक्स, पास इंडेक्स और फिशर इंडेक्स। अब ये क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में नाम दिए हुए थे तो मैंने लिख लिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस एग्जाम में ये आ सकता है कि लेस्पेयर इंडेक्स किससे रिलेटेड है, पास इंडेक्स किससे रिलेटेड है, फिशर इंडेक्स किससे रिलेटेड है। ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। इसमें सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? फिशर इंडेक्स। क्यों? क्योंकि ये गुणात्मक है, ज्योमेट्रिक है। गुणात्मक क्या होता है? x1 इंटू x2 इंटू x3 की घात 1/3, मतलब अंडर रूट 1/3। ठीक है, इस तरीके से। और अर्थमेटिक आपको पता ही, अर्थमेटिक मतलब समांतर x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक है। तो आपको पता है ज्योमेट्रिक जो मीन होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा कंप्रेहेंसिव होता है।
तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेस्पेयर, फिशर और ये जो पास इंडेक्स है ये किसके लिए, इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए है। और सबसे सटीक कौन सा है, फिशर वाला इंडेक्स है। और ये आपके, क्योंकि ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन किस में है, आपके बेसिक न्यूमेरेसी, आपके यूपीएससी के सी सेट में भी ये पूछा जाता है, और आरएस के जो मैथ्स रीजनिंग है प्री में उसमें भी ये पूछा जाता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात अपन देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात क्या देख लेते हैं भाई, ये कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट समझते हैं कि ये ऐसा किया क्यों इन्होंने, ठीक है। तो हुआ क्या कि चलो सीपीआई अपन ने निकाल लिया, सीपीआई में सब कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन जो फूड और जो फ्यूल है ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। टमाटर कभी 200 रुपये किलो हो जाता है, टमाटर कभी 10 रुपये किलो होता है। बाकी ऐसा बाकी कम्योडिटी में आपने नहीं देखा होगा कि भाई 5 दिन 10 दिन या 6 महीने पहले गए थे ये बोतल 100 रुपये की थी और आज 1000 रुपये की हो गई। ऐसा बाकी कम्योडिटीज़ में नहीं होता, लेकिन फूड में बहुत होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि मानसून मान लो क्रैश हो गया तो एकदम से टमाटर की सप्लाई गिर जाती है। और फ्यूल में भी बहुत होता है कि कहीं पे अटैक हो गया तेल के कुओं पे, कहीं युद्ध छिड़ गया तो एकदम से सप्लाई बंद हो गई तेल की, और एकदम से फिर तेल की कीमत बढ़ गई। तो ऐसा बहुत होता है। तो फिर आरबीआई कन्फ्यूज हो जाता है, कोई भी इकोनॉमिस्ट कन्फ्यूज हो जाता है कि अरे यार ये इन्फ्लेशन क्या है, मतलब इधर उधर इतना भाग क्यों रहा है। तो जो टोटल इन्फ्लेशन है ना सीपीआई, उसको तो हेडलाइन बोलते थे। हेडलाइन मतलब अखबारों की जो हेडलाइन बनती है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, मतलब टोटल इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है साहब। अब इसमें से आप घटा दो ना फूड और फ्यूल को, जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, फिर बचता है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन क्यों निकालते हैं? अब कोर इन्फ्लेशन से पता लगता है हमें कि वास्तव में कुछ इकोनॉमी में गड़बड़ तो नहीं है ना। क्योंकि पता लगे कि अपन ने हेडलाइन इन्फ्लेशन देखा कि यार इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अपन घबरा गए कि यार इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और पता लगे कि सिर्फ टमाटर के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा था, सिर्फ तेल के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा था, तो इसलिए ये इनको हटा देते हैं। और फिर कोर इन्फ्लेशन, अब कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तब गड़बड़ है मामला, फिर कुछ ना कुछ कोई बाहरी इंपैक्ट आ रहा है या फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए कोर इन्फ्लेशन अलग से निकालते हैं। तो मान लो टोटल इन्फ्लेशन ये है, इसके अंदर का ये कोर है ना, इसमें सारे आइटम आ गए, और बाहर ये फूड और फ्यूल है, तो बाहर फूड और फ्यूल को हटा देते हैं तब कोर बचता है, ठीक है। तो कोर इज इक्वल टू हेडलाइन माइनस फूड एंड फ्यूल, ठीक है। कोर इज इक्वल टू हेडलाइन माइनस फूड एंड फ्यूल, खाद्य और ईंधन वस्तु को हटा देते हैं तब कोर बचता है अंदर वाला, ठीक है साहब। सीपीआई, अलग अलग सीपीआई होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि भाई इसका बेस ईयर कितना है और ये कौन निकालता है। तो सीपीआई अलग अलग होते हैं, कंज्यूमर मतलब अलग अलग कंज्यूमर्स के पास गए। अब कंज्यूमर अलग अलग टाइप होते हैं, कुछ कंज्यूमर गाँव में रह रहे हैं, कुछ कंज्यूमर शहरों में रह रहे हैं, ठीक है। तो गाँवों के लिए जो सीपीआई रूरल है उसका बेस ईयर है 2024, ठीक है। पहले ये सब 2012 हुआ करता था, इस बार चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। सीपीआई जो अर्बन है वो 2024 है, सीपीआई ऑल इंडिया 2024 है, और ये सब सीपीआई कौन निकालता है, रूरल अर्बन, और ये एनएसओ निकालता है। और जो आरबीआई यूज कौन सा वाला करता है, ये वाला सीपीआई ऑल इंडिया वाला, जो रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए ना, ये सीपीआई रहना चाहिए 2 से 6 के बीच में, ठीक है। उसके अलावा एक फूड प्राइस इंडेक्स भी होता है, ये भी एनएसओ निकालता है 2024। तो ये जो है ना रूरल अर्बन ऑल इंडिया और फूड वाले, ये सब एनएसओ निकालता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है मोस्पी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये डिपार्टमेंट है। इसके लोग जाते हैं, पूछते हैं ग्रामीणों को और शहर वालों को और फूड वालों को इनको, और ये सीपीआई निकालते हैं। सबका बेस ईयर कितना है, 2024 है। उसके अलावा सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स का भी है, औद्योगिक श्रमिकों के पास जाके पूछते हैं, ठीक है। सीपीआई रूरल लेबरर्स है, जैसे खेतों में लोग काम कर रहे हैं उनको जाके पूछते हैं। एग्रीकल्चर लेबरर हो गया, अच्छा रूरल लेबरर में ये सब आगे, जैसे मान लो कोई चिड़ाई का काम कर रहा है, कोई नरेगा में काम कर रहा है, वो सब आगे। एग्रीकल्चर लेबरर जो खेतों में काम कर रहे हैं उनको जाके पूछते हैं, तो उनका अलग से सीपीआई निकलता है ना। उनकी भी जीवन की चिंता है ना इसको सरकार को। और वेज रेट इंडेक्स अलग से होता है ना, वेतन कितना मिल रहा है, इनके अलग अलग है। जैसे कहीं भी लेबरर आ जाए ना, उसका बेस इंडेक्स है 1986, बहुत पुराना है, लेबर बहुत पुराना है। और ये निकालता कौन है, वर्कर, लेबरर, वेज, वेतन, ये सब कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो निकालता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेबरों से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, मजदूरों से रिलेटेड है। तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई रूरल लेबरर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर और वेज रेट इंडेक्स, ये सब कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, ठीक है। तो कहीं भी लेबर आ जाए, कहीं भी वेज आ जाए, कहीं भी श्रमिक आ जाए, ये सब है ना, औद्योगिक श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक, कृषि श्रमिक, श्रमिक या फिर वेतन आ जाए, उसमें लेबर ब्यूरो निकालता है। और अलग अलग इंडेक्स से उनके जो बेस ईयर है वो अलग अलग है, 1986, 1986, इसका 2016 है इंडस्ट्री का, और वेज रेट का 2016 है। तो ये दोनों के 2016 है। और ऐसे याद कर लो, रूरल और एग्रीकल्चर इनके 1986 है, भाई ग्रामीण है तो पुराना ही चल रहा है इनका। और ये इंडस्ट्रीज शहरों में होती है, वेज रेट यूजली शहरों में होती है, 2016 इनका। याद करने के तरीके कैसे भी कर सकते हो। बाकी ये जो सीपीआई है ना, सीपीआई रूरल,
CPI अर्बन, CPI फूड, इनके 2024 है, अभी हाल ही में रिवाइज किए गए, तो इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत चांस है। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, देखो एक टोकरी बना रखी है इन्होंने, इस टोकरी के अंदर सामान पड़े हुए, इन्हीं सामानों की कीमत ही वो जाके पूछते हैं कि 100 रुपये, मान लो एक ग्रामीण आदमी के पास गए कि तू 100 रुपये पूरे महीने में खर्च करता है, तो तू कितने रुपए तो इस चीज़ में खर्च कर रहा है, कितने रुपए इस चीज़ में खर्च कर रहा है, कितने रुपए इस चीज़ में खर्च कर रहा है, कितने रुपए। तो ये जो वेटेज आता है ना, वो ये आता है वेटेज CPI का, कि फूड एंड बेवरेजेस का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है 36.75। ये पिछली बार जब 2012 वाला जो वो था ना इंडेक्स, उसमें बहुत ज़्यादा था, 45.86 था, लेकिन अब घट गया। क्यों? क्योंकि अब जो जनता है वो खाने से ऊपर उठ चुकी है। अब जनता के जो खर्च होता है ना, सिर्फ खाने और पीने पे नहीं होता। पहले भाई, आज के 100 साल पहले जाओगी तो कहाँ खर्च होता था, कोई नेटफ्लिक्स नहीं था, ठीक है, खाने पीने पे ही सारा खर्च होता था पहले तो, और कुछ कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, बैलगाड़ियाँ थी, है ना, सारा चीज़ें खाने पीने पे खर्च होती थी। तो उस टाइम यदि CPI कैलकुलेट करें अपन 100-150 साल पहले, तो 100% फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज आ जाए। अब 2012 के हिसाब से अपन करते थे पहले, आज के 1 साल पहले भी, तो फूड एंड बेवरेज का वेटेज 45.86 था। मतलब आदमी 100 रुपये खर्च कर रहा है, उनमें से 45 रुपये लगभग उसमें खर्च कर रहा है, उन आइटम्स पे खर्च कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे, अब 2024 आया तो अब इवन ग्रामीण जो लोग हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन में, बाइक में, आजकल हर घर में बाइक होगी तो बाइक में पेट्रोल भी डलाएंगे, थोड़ा अच्छा कपड़े भी पहनने पे फोकस करने लगे। पहले ग्रामीण लोग कहाँ, एक बख्तरी में ही पूरे दादाजी पूरी जिंदगी निकाल देते थे। ठीक है, तो अब बाकी लोग चीज़ों पे भी फोकस करने लगे, इसलिए फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज अब घटा है नए CPI में। तो अब ये सब बातें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू बेस ईयर इन CPI, जो CPI का जो नया बेस ईयर है 2024, उसके हिसाब से फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज बढ़ा है। नहीं, बढ़ा नहीं है, घटा है। क्यों? क्योंकि फूड एंड बेवरेजेस का पहले वेटेज ज़्यादा था, अब तो बाकी चीज़ों में बढ़ा है। ठीक है, तो और क्या क्या परिवर्तन हुए नए इसमें इंडेक्स नया बेस ईयर में? अब नई सर्विसेज ऐड कर दी गई, नई सर्विसेज जैसे OTT के सब्सक्रिप्शन वाली। पहले OTT नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी 2012 में, तो अब लोग ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स का है, किसी को जियो हॉटस्टार है, किसी के पास क्या है, तो वो भी लिख लिया गया। ठीक है, नई सर्विसेज और भी ऐड हुई है, तो ये सब चेंजेज हुए। और मैं बता देता हूँ आपको जैसे और क्या क्या चेंज हुए। लिखा हुआ था क्या इसमें? ठीक है, अभी आ जाएगा। वैसे CPI कंपेरिजन, CPI ट्रेंड, WPI आ गए, तो मेजर चेंजेज ये रहे। ठीक है, हाँ, तो CPI जब 2012 था तो आइटम 299 थे, मतलब 299 चीज़ों के बारे में जाके पूछते थे वो गाँव में, लेकिन अब 358 आइटम हो गया। आइटम बढ़ गया, इवन गाँव और शहरों में भी लोग ज़्यादा चीज़ों का उपभोग करते हैं। पहले रूरल हाउस की रेंट नहीं होती थी, लेकिन अब तो क्या है, गाँव में भी रेंट पे लोग रहते हैं। गाँव में भी जैसे बिहार से कोई मजदूर आए तो गाँव में भी रेंट लेके रहते हैं, या फिर मान लो टीचर हैं जो गाँव में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे रेंट पे रहते हैं। तो अब रूरल हाउस की रेंट भी इंक्लूड कर दी गई कि उसमें भी आपका खर्च हो रहा है क्या। ठीक है, कोई मॉडर्न सर्विस नहीं थी, लेकिन अभी OTT वगैरह सर्विस इंक्लूड कर दी गई। सिर्फ ईंधन के मामले में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ही था, लेकिन अब नए ईंधन जोड़ दिए गए, जैसे CNG, PNG, क्योंकि अब गाँव शहरों में ये सब यूज़ करने लगे। तो कुछ कुछ चेंजेज हुए 2024 में CPI में। तो ये मैं बता देता हूँ आपको मोटा मोटा कि सबसे ज़्यादा फूड एंड बेवरेजेस का है, सबसे ज़्यादा किसका है। जैसे अब इकोनॉमिक सर्वे में सीधी सीधी जो क्वेश्चन आ सकता है ना आपके, ये मैंने हाईलाइट करके भी आपके यहाँ डाला हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि CPI में 4 मेजर जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से है। तो सबसे ज़्यादा तो फूड एंड बेवरेजेज है। अब फिर यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस क्यों नहीं लिखा हुआ भाई? यहाँ पे लिखा हुआ है कोर CPI बास्केट। ध्यान देना एग्जाम में, CPI बास्केट बोल देना तो फूड एंड बेवरेजेस सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन? फूड एंड बेवरेजेज होगा, ये 36.75, ये याद भी रख लेना 36.75। ठीक है, फूड एंड बेवरेजेज, खाद्य और पेय पदार्थ, बेवरेजेज मतलब पेय पदार्थ। ठीक है, उसके बाद में ही 17.67 हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ये अदर फ्यूल्स। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद में है क्लोथिंग एंड फुटवेयर, और उसके बाद में हेल्थ। बस इतना याद रखना है आपको। लेकिन ये भी याद मत करो आप तो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में जो डायरेक्ट बात कही गई है वो एक तो अपने को याद रखनी है कि फूड एंड बेवरेजेस का सबसे ज़्यादा 36.75। ये तो हो गया सारा इन्फ्लेशन। अब कोर इन्फ्लेशन की यदि मैं बात करूँ, कोर CPI की, तो फूड एंड बेवरेज तो वैसे हटा देते हैं। अपने पढ़ा था ना, कोर मतलब हेडलाइन माइनस फूड एंड फ्यूल। तो फूड को हटा दो, फ्यूल को हटा दो, अब बचा क्या? अब बचेगा, देखो जैसे फूड को हटा दो, अब बचा क्या? ये वाला बचा, इसमें भी फ्यूल को हटा दो, हाउसिंग ये सब बचेगा, है ना, क्लोथिंग एंड फुटवेयर बचेगा। तो अब देखो बचने के बाद में क्या हो, सबसे ज़्यादा क्लोथिंग एंड फुटवेयर का हो गया, उसके बाद में हाउसिंग का हो गया, उसके बाद में हेल्थ का हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का हो गया। ठीक है, तो वैसे सोच लो आप तो कि एक इंसान सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे करता है? क्लोथिंग एंड फुटवेयर पे करता है, यदि हम फूड एंड फ्यूल को हटा दे तो।
कोर की बात करें तो, है ना। सबसे ज़्यादा तो ऑफकोर्स फूड एंड फ्यूल पे ही करता है, फूड एंड बेवरेज पे करता है, फिर फ्यूल वगैरह पे करता है। तो सबसे ज़्यादा उसके हटा दे तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर पे करता है, उसके बाद में घर पे खर्च करता है। बोलो यार ये चौंकाने वाली बात है कि घर से ज़्यादा इंसान कपड़ों और इन पे खर्च कर रहा है, ठीक है। फिर हेल्थ पे खर्च कर रहा है, मान लो बास्केट का यदि हम वेटेज की बात करें तो। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पे, बाइक में पेट्रोल भरवा दिया, है ना, जियो का रिचार्ज करवा दिया, आजकल तो जियो के रिचार्ज भी महंगे हो गए, तो ये सब में करता है। तो अब याद करने की देखो, अब इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेगी। सीपीआई हो गया, बेस ईयर कितना है 2024 है, अभी रिवाइज किया है, पहले कितना था 2012 था, ठीक है। कौन कैलकुलेट करता है? एनएसओ करता है सीपीआई, रूरल, अर्बन, ऑल इंडिया और खाद्य वाला। बाकी ये जो मैं इसमें आपको खोल के रख देता हूँ ताकि आप देखते ही जाओ इधर, ना उधर कभी भी लेबर आ जाए, है ना, वेज आ जाए, श्रमिक वगैरह आ जाए, तो क्या कौन करता है? लेबर ब्यूरो करता है। कभी भी लेबरर आ जाए तो वो रूरल और ये सब आ जाए, क्या नाम है, एक तो रूरल वाले आ जाए जिसमें वो वहाँ पे काम करते हैं, जैसे मनरेगा में और कारीगरी वगैरह करते हैं, और एक एग्रीकल्चर लेबरर आ जाए तो 1986 उसका बेस ईयर होगा, और बाकी जो दो बचे हैं वेज वाला और उनका 2016 होगा। तो यहाँ तक क्लियर है अपन। उसके अलावा अपन ने और सीपीआई में क्या पढ़ा? सीपीआई में टोटल आइटम 358, पहले 299-98 थे, उनको भूल जाओ, 358 अब हो गए। अब क्योंकि सीपीआई में गुड्स और सर्विस दोनों ही इंक्लूड होती है, मतलब गांव में जाके वो सिर्फ ये नहीं पूछते कि आपने खाने पे कितना खर्च किया, पीने पे कितना खर्च किया, कपड़ों पे कितना खर्च किया, वो ये भी पूछते हैं कि भाई नाई की कटिंग करवाई थी ना आपने, उसमें कितना खर्च किया। ये सर्विसेज आती है। आपने हेल्थ पे कितना खर्च किया, हेल्थ एक सर्विस है। आपने एजुकेशन पे कितना खर्च किया अपने बच्चों पे, ये सब भी पूछते हैं। तो यदि हम दोनों का देखें तो लगभग 300 तो गुड्स है, और प्लस जो 58 नहीं 308 तो गुड्स है, और जो 50 है वो सर्विसेज है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। 358 टोटल है, उनमें से 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीआई, क्योंकि इस बार काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है इसमें बेस ईयर के साथ में, है ना। तो 308 तो गुड्स है, सामान है, और सर्विसेज को उतनी है 50 है। क्लियर है यहाँ तक? रिवाइज भी करवा दूंगा मैं बाद में। यहाँ तक क्लियर है साहब आपको? अब आते हैं ये जो अलग अलग डायग्राम बने हुए इकोनॉमिक, इनका मतलब क्या है? देखो ये दिया हुआ है साफ कि जो रूरल वाला जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ना, वो हमेशा ऊपर ही रह रहा है अर्बन के। तो ये एक इन्होंने वो देखा कि जो रूरल में जो महंगाई दर है सीपीआई वाली, वो ज़्यादा है अर्बन की मदद में, मोस्टली यहाँ तक। बाकी बाद में अर्बन ज़्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन मोस्टली यदि हम 2024 की बात करें तो हमेशा अर्बन रूरल ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 द रूरल सीपीआई वाज हायर देन द अर्बन सीपीआई। जो ग्रामीण जो सीपीआई था वो ज़्यादा था जो शहरी सीपीआई से, सही बात है, ठीक है। उसके अलावा देखो एक चीज़ देखो आप, हेडलाइन और कोर में डिफरेंस देखो आप। ये हेडलाइन वाला ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भाग रहा है, सही बात है। क्यों भाग रही है? क्योंकि हेडलाइन के अंदर फूड और फ्यूल इंक्लूडेड है। आपको पता है हेडलाइन में तो सारा सब कुछ इंक्लूडेड होता है, तो फूड ऊपर नीचे भागता है तो हेडलाइन ऊपर नीचे भागेगा। और ये देखो ये स्टेबल है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं भाग रहा, है ना, ये स्टेबल है। देखो ना, एक मिनट रुको, मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखो अब दोनों को अच्छे से देखो आप, एक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, एक ऐसे नॉर्मल सा ही है। क्यों? क्योंकि इसमें कोर आपने इंक्लूड किया है। कोर मतलब आपने फूड और फ्यूल को हटा दिया, जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते थे, बहुत ज़्यादा जिनकी कीमतों में उतार चढ़ाव होता था, उनको हटा दिया, तो अब लगभग स्टेबल सा ही है। और इसमें भी रूरल ज़्यादा ही है, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट याद रखना, रूरल वाली महंगाई ज़्यादा हो रही है सीपीआई पिछले 1-2 साल में, और स्टेबिलिटी का तो अपने देख लिया, ठीक है साहब। ये अपने देख लिया 4 मेजर कंपोनेंट कोर सीपीआई में। कोर मतलब आपने हेडलाइन हटा दिया, मतलब फूड एंड फ्यूल हटा दिया। उसके बाद में क्लोथिंग पे सब ज़्यादा हो रहा है, फिर हाउसिंग पे हो रहा है, फिर किस पे हो रहा है, हेल्थ पे हो रहा है, और फिर ये ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पे हो रहा है, ठीक है। तो ये चारों भी एग्जाम में लिखे हुए हैं। देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? क्योंकि तेल की प्राइसेज ऊपर नीचे होती रहती है। बाकी ये देखो हाउसिंग भी घट रहा है, क्लोथिंग भी घट रहा है, हेल्थ भी घट रहा है, तो धीरे धीरे ये घट रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। अच्छा एक और ये ट्रेंड, ये क्या है, सीधे सीधे स्टेटमेंट उठ के आ जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, इसलिए पढ़ना जरूरी है अपना। तो क्या ट्रेंड है भाई, अपन देख लेते हैं। ये ट्रेंड ये है कि अपना जो इंडिया का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है ना, वो ग्लोबल से वर्ल्ड से कम ही रहा है। बड़ा वाला सेलेक्ट हो गया, एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो ये वर्ल्ड का देखो यहाँ पे 4.2, तो वर्ल्ड से ये इंडिया वाला हमेशा नीचे ही रहा है 2021 से लेकर अब तक। तो एक बात तो अच्छी है कि वर्ल्ड का जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है उससे इंडिया का कम ही रहा है, ठीक है। चाइना से हमेशा ऊपर रहे अपन, चाइना में बहुत कम इन्फ्लेशन है, वो टेम करके रखते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इंडियाज इन्फ्लेशन रेट वाज बिलो द ग्लोबल एवरेज इन 2025, इवन 2024 में भी, इवन 2023 में भी, 2022 में भी। उससे पहले अपन नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो ग्लोबल एवरेज से कम ही रहा है,
ठीक है। कोर इन्फ्लेशन सर्ज बाय लार्जली ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रीशियस मेटल, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि देखो कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल तो हटा ही दो, अब कोर इन्फ्लेशन में बहुत सारे आइटम है, तो सबसे ज़्यादा कोर इन्फ्लेशन में जो बढ़ोतरी हुई है मान लो कभी भी, वो किसके कारण हुई है? प्रीशियस मेटल के कारण हुई है। ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, आपने को पता ही है सोना और चांदी कैसे भाग रहे हैं, तो कोर में फूड फ्यूल तो हटा ही दिया, अब बचे ये सोना चांदी और ये बाकी चीज़ें बची, तो उनमें सबसे ज़्यादा महंगा सोना चांदी तो हो रहा है। तो कोर इन्फ्लेशन में जो महंगाई हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है प्रीशियस मेटल, ठीक है। ये जो कीमती धातुएं हैं वो सोना चांदी तांबा, तांबा भी बहुत बढ़ रहा है, एल्यूमिनियम भी बढ़ रहा है, तो इनके कारण तो सीधा सीधा स्टेटमेंट आए तो आप टिक कर देना कि हाँ प्रीशियस मेटल के कारण कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी अपन ने देख लिया साहब। इन्फ्लेशन रेट, अच्छा सीपीआई तो कैलकुलेट कर ली, सीपीआई तो ऐसे आती है 104 आ गई 110 आ गई ऐसे आती है, तो ये तो परसेंटेज इन्फ्लेशन नहीं है ना, तो फिर इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं? सीपीआई इस महीने का माइनस सीपीआई लास्ट ईयर का इस महीने का, मान लो मार्च में अपन इन्फ्लेशन निकालना चाहते हैं, तो इस महीने का सीपीआई माइनस पिछले साल मार्च का सीपीआई बटा पिछले साल मार्च का सीपीआई गुणा 100, ये एक फॉर्मूला है, ये ज़्यादा काम का नहीं है आपके, बस ऐसे बता दिया कि जैसे जीडीपी डिफ्लेटर अपने निकाल लिया, तो जीडीपी डिफ्लेटर से इन्फ्लेशन कैसे निकालते थे? जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ दिस ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ लास्ट ईयर अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100, ठीक वैसे ही इन्फ्लेशन रेट यदि सीपीआई से निकालें तो कैसे निकालेंगे? इस महीने का सीपीआई माइनस पिछले साल का इस महीने का सीपीआई बटा पिछले साल का इस महीने का सीपीआई गुणा 100, तो ये ठीक है, आसान चीज़ है। और क्या क्या ट्रेंड है भाई, तो देखो 2025-26 में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे दिसंबर में वो इसमें फरवरी में आ जाता है, तो दिसंबर तक का इनके पास डेटा था, ठीक है। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक यदि अपन देखें तो सारे जितने भी राज्य हैं ना उनमें 6 से कम ही रहा है इन्फ्लेशन। सिर्फ 2 राज्य अपने को याद करने जिनमें 6 से ज़्यादा, क्यों ये 6 क्यों डिस्कस कर रहे हैं भाई? क्योंकि आरबीआई को मैंडेट दिया हुआ है कि 2 से 6 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो केरल और लक्षद्वीप ये पीछे वाले राज्य हो गए एक तरीके से, ये यूटी हो गए, ये राज्य हो गए। इनमें केरल में 8% था और लक्षद्वीप में 6.7% था। अब यह आपका होमवर्क है कि आप गूगल करो, कैसे भी करके पता लगाओ कि क्यों भाई केरल में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन था, क्या ऐसा हो गया था केरल में कि बाकी राज्यों में 1%, 0%, देखो राजस्थान कहाँ है, राजस्थान में 0.81%, तो 2025 में तो बहुत कम था सीपीआई, बिल्कुल नीचे थे अपन। और क्यों कम था भाई, इसके कारण भी इकोनॉमिक सर्वे में लिखे हुए 3 मेजर कारण लिखे हुए, ये भी सीधे सीधा आ सकता है एग्जाम में, मेंस में आ सकता है, प्री में आ सकता है। क्या? पहली बात 2025 में पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, रबी का सीजन और खरीफ का सीजन बम्पर पैदावार हुई थी, खूब बारिश हुई थी, अच्छा खासा हुआ था। तो जब पैदावार अच्छी होगी तो फूड इन्फ्लेशन कम रहेगा, फूड इन्फ्लेशन कम रहेगा तो ओवरऑल सीपीआई में कम ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? फूड और फ्यूल का ही, उसका ही तो है, फूड और बेवरेजेस का, ठीक है साहब। दूसरा रीजन इन्होंने बताया कि बाहर कोई मेजर ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके कारण अपन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और अपना वो बढ़ गया, जैसे ऑयल वगैरह है ना, क्रूड ऑयल वगैरह, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब दिक्कत आ सकती है आगे, क्योंकि अब अपन जो जिन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है ऑयल के लिए, वो अब ईरान के युद्ध में इम्पैक्ट हो रही है, तो 2025 में वो भी शांत था, तो ये हो गया, ठीक है। और तीसरा आता है जीएसटी में रेशनलाइजेशन किया गया, याद करो दीपावली के आसपास जीएसटी रेट कट हुई थी तो चीज़ें सस्ती हो गई थी, तो पहले से इन्फ्लेशन कम था, जीएसटी मजे मजे हो गए, ठीक है। तो मॉडरेट ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, अच्छा एक कमोडिटी प्राइस इंडेक्स आता है वर्ल्ड बैंक का, ये भी ध्यान रखना। तो जो बाहर की जो कमोडिटीज़ थी ना वर्ल्ड में, जो वस्तुएं थी वो भी ज़्यादा इन्फ्लेशन में नहीं थी, और बाहर इन्फ्लेशन कम होगा तो अपने भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपन आयात करते ना। तो वर्ल्ड बैंक का कमोडिटी प्राइस इंडेक्स है वो ये बोल रहा है कि बाहर चीज़ें सस्ती थी इसलिए यहाँ पे सस्ती रही, यहाँ पे कोई फ्यूल वगैरह का कोई दिक्कत नहीं आई, मानसून अच्छा हो गया था, और इसने गवर्नमेंट ने भी सहायता कर दी जीएसटी रेट्स वगैरह कम करके, रेशनलाइजेशन करके, इसलिए अपना जो सीपीआई था, देखो पहले देखो 6-7, पिछले साल जो ऑल इंडिया की बात करें 2022-23 में 6.66 रहा था, मतलब आरबीआई के मैंडेट को भी ब्रीच कर गया था। यदि 2023-24 की बात करें तो 5.36 रहा था, 2024-25 की बात करें तो 4 रहा था, लेकिन अभी तो यदि अप्रैल से दिसंबर की बात करें तो 1.72 रहा है, ये नीचे है ना, ये थोड़ा क्या नीचे करती है आ जाता है, तो 1.72 रहा है। तो ये याद करने है क्या? नहीं करने बिल्कुल भी, बस 2 चीज़ें याद करनी है, 2-3 चीज़ें याद करनी है। पहली चीज़ आपको याद करनी है कि केरल और लक्षद्वीप 2 ही ऐसे राज्य और यूटी थे जिनमें 6 से ऊपर गया था, ये इंपॉर्टेंट है पहली बात। तो राजस्थान का आप देख सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में 2025-26 का पूरा नहीं है ये, क्योंकि 26 तो अभी एंड अब होगा ना, 31 मार्च को एंड होगा 25-26 वाला फाइनेंशियल ईयर, तो अभी तो ये पूरा कहाँ से आएगा, ठीक है। उसके अलावा हाँ, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, आईएमएफ का फोरकास्ट और आरबीआई का फोरकास्ट। तो आरबीआई बोल रही है कि 2026 का जो अंत पंत रहेगा ना वो 2% रहेगा सीपीआई। तो आप बोलोगे कि सीपीआई तो हर महीने निकाला जाता है, ठीक है, और ये आरबीआई कैसे बोल रही है कि पूरे साल का 2% रहेगा? तो एवरेज निकाल लेते हैं, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, इसे जोड़ के भाग दे देते हैं 12 से, तो एवरेज सीपीआई आ जाता है। तो आरबीआई बोल रही है कि 2025-26 का एवरेज सीपीआई 2% रहेगा, ठीक है सर। आईएमएफ क्या बोल रही है?
IMF ने बोला 2.8% और 2027 का भी इसने वो दे दिया, फोरकास्ट दे दिया 4%। तो ये अब क्या इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट लाइनें दी हुई है तो अपने को पता होनी चाहिए। IMF के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2026 मतलब 25-26 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कितना रहेगा, 2.8 रहेगा, है ना। और 27 में कितना रहेगा, 4% रहेगा। और RBI के हिसाब से 25-26 में कितना रहेगा, 2% रहेगा। और अभी तक अप्रैल से दिसंबर तक कितना रहा है, 1.72। ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया CPI, बहुत इंपॉर्टेंट था CPI, अपन कल और रिवाइज कर लेंगे इसको अगले वाले लेक्चर में, लेकिन यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब WPI है, जैसे लोगों के पास जाते हैं वैसे ही इंडस्ट्रीज के पास भी जाते हैं, होलसेल में सिर्फ गुड्स को देखते हैं कि इस गुड की कीमत कितनी हुई, इस सामान की कीमत कितनी बढ़ी, ऐसे तरीके से। और कितने सामान है, उधर कितने थे, 358 आइटम थे गुड्स और सर्विस मिला के, इसमें कितने सामान है, 697 आइटम है टोटल। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पहली बात तो कौन करता है ये, तो बात ये है इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स संभालती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट है DPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट, खुद ही बोल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, तो यही करेगा फिर WPI तो, ठीक है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसके अंदर आता है, वो निकालता है। बेस ईयर अभी भी इसका 2011-12 है, हालांकि बातें चल रही है कि इसका भी 2024 करो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका 2011-12 उसका चेंज हो गया, CPI का 2024 हो गया। इसमें सिर्फ गुड्स है, इसमें सिर्फ सामान इंक्लूडेड है और इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेज इंक्लूड नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सोचो CPI में उपभोक्ता के पास जाते थे, उपभोक्ता के पास मान लो ये बोतल है या चिप्स का पैकेट है, तो उपभोक्ता के पास तो टैक्स लग के आया ना, वो जब ये बोतल खरीदने जाते हो तो दुकानदार आपको टैक्स इंक्लूड करके देता है, GST, ठीक है। तो उसमें तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड था, GST वगैरह, इसमें नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें तो आप फैक्ट्री में जा रहे हो, तो फैक्ट्री तो वो तो माल बना रहे हैं, अभी बेचेंगे तब लगाएंगे GST वगैरह, तो इसलिए WPI में सिर्फ गुड्स से सर्विस नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आप फैक्ट्री में जाके पूछ रहे हो। बेस ईयर 2011-12, करता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर DPIIT के अंदर एक है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। और ये मंथली बेसिस पे होता है जैसे CPI होता है, और टोटल 697 आइटम है इसमें। सबसे ज़्यादा आइटम किसमें, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, फिर प्राइमरी आर्टिकल्स, फिर फ्यूल एंड पावर। दिमाग ही लगा लो ऐसे ही, मान लो एग्जाम में नहीं पता आपको और क्रम पूछ लिया कि जो 697 आइटम है उसमें सबसे ज़्यादा आइटम कौन से होंगे, तो सोचो आप फ्यूल एंड पावर में कितने आइटम हो जाएंगे भाई, कोयला हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा, LPG हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, गिन चुन के 10-15 आइटम है, 16 आइटम है। मैन्युफैक्चरिंग में तो कितने आइटम हो सकते हैं, 564 आइटम है, देखो खुद। मैन्युफैक्चरिंग तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, बोतल की हो सकती है, कुर्सी की हो सकती है, मेरे आसपास ये ग्लास की हो सकती है, ये कैमरे की हो सकती है, किसी की चीज़ भी हो सकती है, सबसे ज़्यादा आइटम इसी में रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में रहेंगे। और प्राइमरी आर्टिकल है 117 के आसपास। प्राइमरी आर्टिकल मतलब जिनको प्रोसेस नहीं किया गया है, जैसे गेहूँ की कोई फैक्ट्री है, गेहूँ की बोरियाँ पड़ी है उसमें, है ना, मिनरल्स वगैरह है, अभी तक प्रोसेस नहीं हुए। क्रूड ऑयल हो गया, जब पेट्रोल डीजल तो मैन्युफैक्चर कर लिया आपने, लेकिन क्रूड ऑयल है ना, जिसका अभी तक प्रोसेसिंग नहीं हुई, तो वो सब प्राइमरी आर्टिकल में आएंगे। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री होती है ना, जैसे प्राइमरी आर्टिकल होते हैं, तो ये भी गिन चुन के इतने तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो किसी भी चीज़ की जा सकती है, इस पेन की जा सकती है, शर्ट की जा सकती है, इस बोतल की जा सकती है, लेकिन प्राइमरी आर्टिकल में कितने बता पा रहा हूँ इस रूम में, ज़्यादा नहीं है ना। प्राइमरी आर्टिकल्स मतलब रो, जिनको अभी तक छेड़ा नहीं गया है, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, मिनरल हो गए, है ना, रो तांबा हो गया, लेकिन तांबे से मैं 1000 चीज़ें बना सकता हूँ, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा है, फिर प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल एंड पावर तो 16-17 आइटम है, ठीक है। क्या आपको ये परसेंटेज वगैरह याद करने, याद हो तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको क्रम जरूर याद करना है। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, उसमें गए तो इंडस्ट्री में जाके पूछते, तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड, फिर प्राइमरी और फिर लास्ट में फूड एंड फ्यूल एंड पावर, ठीक है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन आ गया, फ्यूल एंड पावर हैव हायर वेटेज इन WPI देन ऑफ प्राइमरी आर्टिकल्स, ठीक है। तो WPI के अंदर फ्यूल एंड पावर का ज़्यादा वेटेज है प्राइमरी आर्टिकल से, नहीं। अपने अभी देखा ना, फ्यूल एंड पावर तो 16-17 गिन चुन के, तो ज़्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है साहब। वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन WPI हायर देन द फ्यूल एंड पावर, सही बात है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, तो उनका वेटेज ज़्यादा ही हो गई। देखो लगभग 65% वेटेज है, इनका सिर्फ 20% ही है, इनका 14% 15% ही है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल ही कम ही है, ठीक है। तो ये अपने देख लिया, तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा, ओनली 2 ऑप्शन आ जाएगा। तो ये डायग्राम हो गया, लगभग 65% मैन्युफैक्चर्ड हो गए, लगभग 20% प्राइमरी हो गए और लगभग 15% फ्यूल एंड पावर हो गए। परसेंटेज याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आपको बस इस तरीके से क्रम याद रहना चाहिए। देखो क्रम से ये क्वेश्चन हो जाता है, UPSC का क्वेश्चन है ये देखो, ये मुझे WPI की वो मिल भी गई थी, रिपोर्ट भी मिल गई थी। तो फूड आर्टिकल में देखो सीरियल्स है, अनाज है, पेडी है, गेहूँ है, दालें हैं, पटेटो, ऑनियन, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब है ना, ऑयल सीड, मिनरल्स हैं, क्रूड, ये सब है। ये क्या है, प्राइमरी आर्टिकल्स है। फ्यूल में LPG, पेट्रोल, HSD, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत सारे, लेदर हो गया, तंबाकू हो गया, पेय पदार्थ हो गए, बहुत सारे हैं, लकड़ी, पता नहीं क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। दोनों कंपेयर कर लेते हैं भाई CPI WPI को। CPI क्या है, कंज्यूमर के पास जाके जब हम
प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं। WPI का जब इंडस्ट्री में होलसेल में थोक लेवल पे जाके जब करते हैं। CPI का 2024 है, WPI का 2011-12 है बेस ईयर, ठीक है। CPI को NSO करता है, MOSPI के अंदर आता है। WPI को DPIIT के अंदर इकोनॉमिक एडवाइजर वाला ऑफिस है वो करता है, ठीक है। इसमें 358 आइटम है, जिसमें से 308 आइटम तो गुड्स है और 50 आइटम सर्विसेज है CPI में। इसमें 697 आइटम है, ठीक है साहब। बाई हो गया। कमोडिटीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज है, WPI में सिर्फ गुड्स है, सिर्फ वस्तुएं, ठीक है साहब। क्योंकि इंडस्ट्री के पास जा रहे हो ना, सर्विस सेक्टर में आप जा ही नहीं रहे। अब देखो ये UPSC के क्वेश्चन हैं, ये आप थोड़ा घबराना मत, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आराम से हो जाएंगे। द वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन इन WPI इंडेक्स। अब देखो CPI और WPI अब नहीं पढ़ाया आपने कि फूड का वेटेज ज़्यादा, आप खुद ही सोच लो ना, फूड का वेटेज किस में होगा, CPI में ज़्यादा होगा या WPI में ज़्यादा? ऑफकोर्स आदमी ज़्यादा खाने को लेकर कंसर्न होगा ना। CPI में तो 45%, अभी देखा तो 36.75% वेटेज है, तो उसमें तो नहीं है WPI में इतना। WPI में तो दुनिया भर की इंडस्ट्री, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, तो उनका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो बात गलत है, ठीक है, नहीं सही है नहीं, क्योंकि वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर, तो सही बात है। द WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विस विच CPI डज, सही बात है। WPI सर्विस को नहीं देखता, CPI देखता है, सही बात है। CPI गुड्स और सर्विस दोनों को देखता है। RBI इज अडोप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन द की पॉलिसी रेट्स। RBI जो की पॉलिसी रेट है, रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए WPI को अपनाया उसने। WPI को अपनाया क्या नहीं, CPI को अपनाया, अपने पढ़ा है, ठीक है। CPI भी ऑल इंडिया वाला, तो ये गलत है, तो इसमें 1 and 2 ओनली आ जाएगा, ठीक है। विच गुड आर इंक्लूडेड टू एस्टिमेट फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, कौन कौन से, जो अब जैसे मान लो अपन ने नहीं पढ़ा, वीट, पेडी, टोबैको, शुगर। अब सोचो आप, खाद्य पदार्थों में इन्फ्लेशन को यदि हम नापते हैं तो हमें कम क्यों, ये टोबैको खाद्य पदार्थों में थोड़ा आएगा, ये तो सिन गुड्स में आ जाएगा एक तरीके से। तो तीसरा हटा दो, तीसरा हटाते ही आपकी सीधा उत्तर आ जाएगा। WPI हैज इंक्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग दिस। WPI इंक्रीज हो गया, क्यों इंक्रीज हुआ अपन देखते हैं। शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। अब देखो WPI क्या होता है, होलसेल पे होता है, क्रूड ऑयल बढ़ा उधर इंटरनेशनल में, तो यहाँ पे भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए होंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो जो फैक्ट्री में माल बन रहा है उसके भी दाम बढ़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई ट्रक चल रहे हैं उनके रॉ मटेरियल को लाने के लिए सबके, तो सही बात है। डिक्रीज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब डिक्रीज होती है ना, तो फिर तो इन्फ्लेशन कम होता है ना, बढ़ता थोड़ा ना है। तो डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बात गलत है। डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, जब ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई तो भी दिक्कत होगी, तो WPI बढ़ जाएगा, क्योंकि अब माल पहले मान लो सस्ता रहा था, माल महंगा आएगा। कोविड के टाइम पे ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गई थी, तो ये जो एप्पल लैपटॉप वगैरह होते हैं ना, वो मतलब आना ही बंद हो गए थे, तो एप्पल लैपटॉप बहुत महंगे हो गए थे फैक्ट्रियों में, ठीक है। तो ये बात सही है। हाई फ्राइट कॉस्ट, ये बात भी सही है, जब आने जाने का जो किराया महंगा हो जाएगा तो इंडस्ट्री में जो माल है वो भी तो महंगा ही मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल एक से दूसरी जगह जाता है ना। ये जितने भी WPI में आइटम है, ये सब रॉ मटेरियल, टेक्सटाइल हो गया, ये लकड़ी हो गई, ये सब फ्राइट से ही तो जाते हैं। फ्राइट का मतलब हो गया भाड़ा, किराया, तो ये बढ़ेगा तो भी WPI बढ़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीज, तो देख लो अब इसमें 3 2 3 4, एक मिनट, नहीं 1 3 4 लगाया ना अपन ने, हाँ ये तो गलत किया था, 1 3 4, तो उत्तर आ गया इसमें B, ठीक है। कहाँ गया, देखो 1 अपन ने सही किया था, इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, तो भाड़ा वगैरह बढ़ जाएगा। दूसरा अपन ने गलत किया था, डिक्रीज इन इकोनॉमिक पोस्ट एक्टिविटी, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन कम होता है, तो बढ़ने की बात है, तो ट्रू उठा दो। डिसेप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, सही बात है। और हाई फ्राइट कॉस्ट, ये बात सही, तो 1 3 4 आ गया, B उत्तर आ गया, ठीक है। अब देखो अपन ने CPI और WPI पढ़ लिया, अब और भी बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, लेकिन अपने काम के अब इसमें 2 इंडेक्स हैं, एक तो IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। ये 4 इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने एक जगह कंपेयर करने के लिए टेबल भी बना दिए ताकि आपके फायदा होगा। तो अपन देखते हैं, एक तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, तो इससे IIP से कंफ्यूज मत करना। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यूजुअली जो बाहर की जो कंट्रीज है ना, वो काम में लेती है WPI की जगह, क्यों, क्योंकि इसमें गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो जब भी बाहर की जो कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनको जब थोक महंगाई जांचनी होती है ना, तो PPI को यूज करते हैं। तो WPI को क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि WPI में सिर्फ गुड्स से सर्विसेज नहीं है, और ये थोक पे जाके गुड्स और सर्विस दोनों का आकलन करते हैं, ठीक है साहब। एक रेजिडेक्स होता है, रेजिडेंस प्लस इंडेक्स, घरों में महंगाई कितनी बढ़ रही है उसको नापने के लिए, ये कौन करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक, है ना। नेशनल हाउसिंग बैंक अब जब बैंकिंग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, बाल्टिक सी है, तो वहाँ पे जो जितने भी शिप्स का आदान प्रदान हो रहा है, तो फ्राइट जो है इंटरनेशनल फ्राइट,
जो भाड़ा है उसमें कीमतों में वृद्धि हो रही है नहीं हो रही, उसके लिए बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है। टू मेजर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाई सी। तो ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, मान लो अनफॉर्चुनेटली कभी कोई ऑप्शन में आ जाए तो आप घबराओ नहीं इनको, ठीक, खुद दिमाग लगाओ। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स बाल्टिक सी की बात करता है, तो जितने भी इंटरनेशनल शिपिंग प्राइसेज में ऊपर नीचे हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, उनकी बात करता है ये, है ना। रेजिडेक्स, रेजिडेंस प्लस इंडेक्स नेशनल हाउसिंग बैंक निकालता है, घरों में जो मुद्रास्फीति है, महंगाई हो रही है, उसको करने के लिए करता है ना। और अब जैसे ये हैं रमेश जी हैं अपने, ये इकोनॉमिस्ट हैं, नीति आयोग के मेंबर भी हैं, तो इनको अपॉइंट किया गया, इनकी कमेटी अपॉइंट की गई है कि भाई WPI में बेस ईयर चेंज करो, WPI में सर्विस भी इंक्लूड करो, तो ये सब ये काम करते रहते हैं, ठीक है। ये बाल्टिक है, बाल्टिक सी है, इसकी जो कंट्रीज है वो आपको याद रहनी चाहिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये हो गई। उसके अलावा रशिया से भी टच कर रहा है, ध्यान रखना ना, रशिया से भी टच कर रहा है। फिर इधर ये लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, जर्मनी, है ना, डेनमार्क, ये सब आ गई। तो ये आपके इंटरनेशनल उसकी काम चीज़ आ गई, ठीक है। सेकंड लास्ट इंडेक्स अपन पढ़ लेते हैं, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। एक WPI था, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है। पहली बात कौन करता है इसको, NSO करता है मोस्टली, जो CPI करता है वही यहाँ पे करता है, ठीक है। अब इसका मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है कि भाई उसमें कंज्यूमर का NSO करता था और इंडस्ट्रीज का जाके वो DPIIT करता था, यहाँ पे NSO क्यों करता है, अब ये करता है तो करता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो IIP को कौन करता है, NSO करता है। ये मंथली है, बेस ईयर इसका 2011 ही है। लेस्पेस फॉर्मूला यूज करता है, अपन ने देखा था इन्फ्लेशन यूज करने के 3 फॉर्म लेते हैं, लेस्पेस, फीसेस और वो सब, ये लेस्पेस फॉर्मूला यूज करता है, ठीक है। और टोटल आइटम इसमें कितने 407 है। तो ये इतना याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है, बस 2-4 चीज़ें अपने को याद रखनी, ये जो टेबल में चीज़ है ना ये याद रखनी है अपने को, तो ठीक है। टेबल में क्या क्या चीज़ें, IIP में NSO करता है, जो CPI करता है तो वही करता है, बेस ईयर 2011 है इसका, आइटम 407 है इसमें, ठीक है। इसमें गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूडेड है, WPI में सिर्फ गुड्स थी। और ऑर्डर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, वही ऑर्डर है जो WPI का ऑर्डर था, वही ऑर्डर है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो, WPI में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरा प्राइमरी आर्टिकल्स थे, माइनिंग प्राइमरी तो है ना, आप खदान से बस वो एक तरीके से निकाल लिया उसको। और फिर लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट में क्या था, फ्यूल, इधर क्या था WPI में लास्ट में, फ्यूल एंड पावर। तो जो पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी तो होगी ना, तो बस नाम चेंज हो गया एक तरीके से, क्योंकि इसमें सेक्टरल क्लासिफिकेशन ऐसे किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, MME, ठीक है। तो ये सीधा सीधा पूछ सकता है कि IIP में सबसे ज़्यादा वेटेज, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आए ना, ये यहाँ पे देखो कि वेटेज CPI में इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो वैसे ही IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, मैन्युफैक्चरिंग वालों का, फिर माइनिंग का है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का है। और वैसे भी सोच लो ना, आप मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा ही होगा, दिमाग लगाओगे तो कितने सारे आइटम है, माइनिंग कितने आइटम है, मिनरल्स कितने गिन चुन के, और उससे भी कम इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के क्या है भाई, थर्मल हो गया, ये विंड हो गया, सोलर हो गया, बहुत कम मीन्स है, तो ये हो गया इस तरीके। और यदि अपन, ये तो सेक्टरल वाइज हो गया, गुड्स पे जाएं तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी गुड्स है, फिर इंटरमीडिएट गुड्स है, फिर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल से, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल से, है ना, फिर कंस्ट्रक्शन गुड्स है, फिर कैपिटल गुड्स है। ये वेटेज है इनका IIP में। ये क्या क्या होते हैं मैं देखता हूँ, प्राथमिक गुड्स कौन कौन से हो गए, वही कंज्यूमर की बात करें तो जैसे गेहूँ, आटा, चावल वगैरह। मध्यवर्ती, जिनको अपन किसी और चीज़ में काम में ले रहे हैं, है ना, जैसे मान लो अपन ने आटा खरीद लिया, उससे अपन रोटी बना रहे हैं, या फिर मान लो डोसा बना के बेच रहे हैं, तो मध्यवर्ती ग्रुप। उपभोक्ता गैर टिकाऊ, जैसे खाना खा लिया, कपड़े पहन लिए, गैर टिकाऊ है, बहुत ज़्यादा टिकते नहीं। उपभोक्ता टिकाऊ, जैसे कैमरा खरीद लिया 10 साल तक चल रहा है, क्या नाम है, फ्रीज है 10 साल तक चल रहा है, तो एक टिकाऊ है ये, ठीक। अर्धसंस्नय निर्माणी, कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट वगैरह हो गई, ये सब चीज़ों की। और कैपिटल गुड्स जिससे अपन कमाई करें, जैसे JCB अपन ने खरीद ली, तो ये सब, तो इनका वेटेज है, ये याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। MME जरूर याद कर लेना, सेक्टर वाइज, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। WPI में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल वाले, है ना। एक लास्ट है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। देखो इसमें तो सारी इंडस्ट्रीज थी, इसमें तो आइटम डिसाइडेड थे कि 407 आइटम को अपने को अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाके देखना है। इसमें इंडस्ट्रीज ही फिक्स कर दी गई 8 कोर इंडस्ट्री की, यार ये 8 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है अपनी इकोनॉमी में, इनमें इन्फ्लेशन का क्या हो रहा है कि ये इंडस्ट्री पूरे देश को इम्पैक्ट कर रही है, सारे नागरिकों को। तो एक काम करते हैं, इनका अलग ही इंडेक्स बना लेते हैं अपन, ठीक है। कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्री है, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। तो इसका भी ऑर्डर UPSC ने पूछा हुआ है, तो ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। RES, रेस, CCNCF, इस तरीके से कुछ होता है। सब ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को, फिर इलेक्ट्रिसिटी को, फिर स्टील को, फिर कोल को, फिर क्रूड ऑयल को, फिर नेचुरल गैस को, फिर सीमेंट को, फिर फर्टिलाइजर को, ये ऑर्डर है। मतलब कुल मिला के यदि आपको याद करने वाली चीज़ है कि यार क्या याद करूँ क्या छोड़ूँ, तो ये वाली टेबल याद कर लेना आप, बाकी चीज़ें छोड़ देना, बाकी चीज़ समझने के लिए थी अपनी, है ना। CPI, तो ये वाली, इससे आपका सवाल हो जाएगा, क्योंकि अपने देखा इकोनॉमिक्स मान लो 3 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन तो फालतू ही आता है, कठिन आता है, वो नहीं भी आए तो भी अपना सवाल सोल्व हो जाता है।
तो ये टेबल आपको याद हो जाएगी ना, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये एमएमई हो गया, ये रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, फूड एंड बेवरेज है 36.75 है। और यदि कोर की बात करें तो फूड एंड बेवरेज हटा दो। फिर अपन ने देखा था कि क्लॉथ वाले सबसे ज़्यादा है, क्लोथिंग एंड फुटवेयर। फिर अपन ने देखा था हाउसिंग है, फिर हेल्थ है, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है। किसमें? सीपीआई में, नए वाले में। ठीक है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्यों? क्योंकि ये तो सीधा सीधा अपने इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा हुआ है अच्छे से। तो ये लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कमेंट भी कर सकते हो ये सारे जो वो है ट्रिक वगैरह बना के। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैं वो पढ़ रहा था 3 वाली बुक जो मैंने बताया था ना शुरू में आपको, तो इंटरेस्ट के लिए, तो ये अमेरिका वालों ने इन्होंने पता नहीं क्या क्या इंडेक्स निकाल रखे, लिपस्टिक इंडेक्स होता है, एक अंडरवियर इंडेक्स होता है, एक मस्कारा इंडेक्स होता है। तो ये इकोनॉमिस्ट क्या है, बैठे बैठे करते रहते हैं कि यार ये हो रहा होगा तो ये हो रहा होगा। तो जैसे एलन ग्रीनस्पैन है, ये चेयरमैन है, यूएस सेंट्रल बैंक के चेयरमैन रहे हुए हैं, जैसे अपने आरबीआई के गवर्नर होते हैं वैसे। तो इन्होंने एक अंडरवियर इंडेक्स निकाला, ये बोले कि जब भी इकोनॉमी में मंदी आती है ना, तो ये अंडरवियर्स का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मंदी आ गई तो अब लोग काम धाम करने जा नहीं रहे, तो घरों पे ही रहते, तो वो बाकी कपड़े पहनते नहीं, अंडरवियर को दबा के पहनते हैं, मतलब चड्डे को पहनते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा यूज आता है, तो उसका डिमांड है। ये फालतू के कंसेप्ट अपने काम नहीं है। लिपस्टिक इंडेक्स कहता है कि जब भी मंदी आती है तो लिपस्टिक की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं मंदी में अपने आप को खुश रखने के तरीके ढूंढती है, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा ज़्यादा, शॉपिंग वगैरह ज़्यादा, तो लिपस्टिक लगा के खुश रहने की कोशिश करती है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, नहीं पढ़नी है, ये किताबों में लिखी हुई है, अपने में नहीं पढ़नी है ना। मस्कारा इंडेक्स अपने को सिर्फ 4 इंडेक्स याद रखने, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी और इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। इनके बेस ये याद रखने, इनको कौन निकालता है, किस में गुड्स सर्विसेज है, कितने आइटम्स हैं, उसके अलावा इनका ऑर्डर क्या है, आइटम्स का वेटेज क्या है, ये याद रखना है बस, बाकी अपना काम हो जाएगा। ये हो गया अपना इन्फ्लेशन खत्म। वो अब मेंस वाला थोड़ा सा पार्ट कर लेते हैं अपन, मेंस नहीं वो प्री में भी, क्योंकि स्टेटमेंट आ जाते हैं तो ठीक है। तो अपन 5-10 मिनट में इसको खत्म करते हैं। क्या भाई देख लेते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप किसको बोलते हैं? जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, उसे इन्फ्लेशन आ जाता है। उस जो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है ना, उसके कारण जो इन्फ्लेशन हो रहा है ना, उसे इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, मुद्रास्फीतिकारी अंतर बोलते हैं। अब ये गैप कैसे कैसे आएगा? या तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा दे दो, या फिर जो सप्लाई है उसको कम कर दो, ऐसे ही गैप आएगा। तो व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीज, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, सही बात। व्हेन टेंडेंसी टू कंज्यूम इंक्रीज, लोग भाग भाग के कंज्यूम करना चाहते हैं कि एकदम से ही लोगों का ब्रेन वॉश हो गया कि चारवाका थ्योरी लोगों ने अपना दी कि भाई कोई मतलब नहीं है बचाने का, सेविंग करने का, खूब ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा वाली चीज़ हो गई ना, यथा जीवे सुखम जीवे ऋणम करता घृतम पित्वा। सबका ब्रेन वॉश हो गया, सब कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई थार खरीद रहा है, कोई बढ़िया सा घर ले रहा है, जितने भी जमा पूंजी थी सब खर्च कर दी। तो ये डिमांड पुल, टेंडेंसी टू कंज्यूम एकदम से इंक्रीज हो गई मान लो, तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है। व्हेन फिस्कल डिफिसिट इंक्रीज, फिस्कल डिफिसिट कब इंक्रीज होगा? जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी भर भर के। मतलब फिस्कल डिफिसिट क्या होती है? बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा जाएगा। व्हेन नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज, ये सब स्टेटमेंट आते हैं एग्जाम में कि एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, मान लो गेहूं है, गेहूं आपने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिए, अब गेहूं की यहाँ पे शॉर्टेज आ गई तो गेहूं का दाम बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे शॉर्टेज आ जाएगी तो दाम बढ़ेगा, सही बात है। हायर ग्रोथ माइट लीड टू इन्फ्लेशन, अपने देखा था कि ग्रोथ के साथ दहेज में आता है इन्फ्लेशन। तो नेचुरल डिजास्टर, वॉर वगैरह अपने देखा था स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन में कि हो सकता है कि ग्रोथ नहीं है तो भी इन्फ्लेशन आ जाए, क्योंकि वॉर हो गई भाई साहब, है ना, महामारी आ गई, लोगों के पास काम दाम ही नहीं है, और क्या नाम है, ग्रोथ नीचे हो गई, और वो क्या नाम है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, तो जितनी भी वस्तुएँ थी उनकी सप्लाई कम होगी, तो सप्लाई कम होगी तो महंगी हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, देखा है ना कोविड के टाइम पे ये बीडी बंडल और ये भयंकर महंगे बिके थे। ठीक है, अब अपन फटाफट से PYQs कर लेते हैं। विच इज आर द इफेक्ट्स ऑफ डिवेल्यूशन और डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी? करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, मतलब देखो एग्जाम में कैसे करना है आपको। $1 80 रुपये का था, अब $1 90 रुपये का हो गया, ये डिप्रिसिएशन हो गया। अब देखो, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब देखो, मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये जो बोतल है इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अमेरिका में बेच रहा हूँ, उसके बदले मुझे $1 मिलेगा। ठीक है, $1 को मैं कन्वर्ट कराऊंगा तो मुझे 80 रुपये मिलते हैं। अब रुपी डिप्रिशिएट हो गया, अब $1 को मैं कन्वर्ट कराऊंगा, जा तो $1 मेरे ही उधर, तो $1 कन्वर्ट करूंगा तो मैं 90 रुपये मिलेंगे, मजा आ गया मुझे। तो कभी भी रुपी डीवैल्यू होता है तो एक्सपोर्टर्स को मजा आ जाता है। तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज। नहीं, उल्टा होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि मान लो मैं ये बोतल खरीद रहा हूँ बाहर से, और बाहर से खरीद रहा हूँ तो मुझे $1 देने पड़ते, तो पहले 80 रुपये देने पड़ रहे थे, अब $1 देने के लिए 90 रुपये देने पड़ते, तो ये तो महंगी हो गई ना, तो इंपोर्ट डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट, ये बात सही है।
इट लीड्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। अब देखो, वैसे सोच लो कि रुपी डिवैल्यू हो गया तो रुपी प्रचुरता हुई तभी डिवैल्यू हुआ, तो प्रचुरता हो गई मतलब इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ गया। इट लीड्स टू डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। तो 2 और 3 आंसर आ गया, सीधी सी बात है। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन व्हेन एन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है इकोनॉमी, मतलब पैसे भर भर के पड़े हुए हैं इकोनॉमी, तो क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या क्या अपने को मेजर्स मतलब क्या क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है भाई, डायरेक्ट टैक्स शुड बी इंक्रीज्ड। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, डायरेक्ट टैक्स आपने बढ़ा दिया, तो अब लोगों की जो खर्च करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे मान लो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और मेरे ऊपर मान लो 10 रुपये टैक्स लग रहा है, तो अब 90 रुपये मेरे पास बचे थे खर्च करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने 30 रुपये टैक्स बढ़ा दिया, 30% कर दिया, अब मेरे पास 70 रुपये बचे खर्च करने के लिए। तो सही बात है, जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तो डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो, ताकि लोगों के पास पैसा ही नहीं बचे, टैक्स में चला गया पैसा। तो ये बात सही है। अच्छा, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स होता तो फिर उल्टा हो जाता, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट कंज्यूमर को इंपैक्ट करता है कि ये बोतल मान लो पहले 10 रुपये की आ रही थी, अब इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी इस बोतल पे बढ़ा दिया तो अब ये 15 रुपये की आएगी, तो इन्फ्लेशन उल्टा बढ़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स से। तो डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट कमोडिटी को इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, द इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस्ड। इंटरेस्ट रेट आपने कम कर दी, अब इंटरेस्ट रेट कम कर दी तो लोन सस्ते हो गए, लोन सस्ते हुए लोगों के पास भर भर के पैसा गया, लेकिन इन्फ्लेशन तो पहले से ही था भाई, ये तो गलत बात है। ठीक है, द पब्लिक स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज। पब्लिक स्पेंडिंग ज़्यादा होगी तो फिर इन्फ्लेशन आएगा ना, क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। सब लोग खर्च कर रहे हैं तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई, वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई तो वस्तु इन्फ्लेशन हो गया। नहीं, ये भी गलत बात है, तो इसमें ओनली 1 आ जाएगा। ठीक है, विच मेजर कैन बी यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर कम्बेटिंग इन्फ्लेशन। सेम बात होगी कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, इन्फ्लेशन है उससे लड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये सब यूपीएससी सीडीएस वगैरह के क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड पुलिस। आप एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो, एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा उल्टा, ये तो गलत बात है। प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आप एक्सपोर्ट बढ़ेगा मतलब यहाँ पे अब वस्तुएं कम होगी। भाई मान लो बोतलों का एक्सपोर्ट आपने बढ़ा दिया, बोतलें पहले ही कम थी, अब और कम होगी, अब बोतलों की कीमत बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत बात है। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट। इन्फ्लेशन खूब था, अब आपने एफडी और जो सेविंग है उसकी रेट अच्छी खासी 10% कर दी। अब मेरे पास जो पैसा था मैं खर्च नहीं करूंगा, मैं भाग के एफडी करवा लूंगा कि यार 10% मिल रहा है अभी तो अब मैं पैसा खर्च नहीं कर रहा, मैं सेविंग में जा रहा हूँ, तो इससे इन्फ्लेशन कम होगा। सही बात है, ये तो अच्छी बात है, कॉम्बेटिंग इन्फ्लेशन, ये सी सही है। ठीक, और रिड्यूसिंग सीआरआर कम करेंगे, लोन सस्ते हो गए, लोन सस्ते हो गए तो लोगों के पास पैसा आया, पैसा है तो इन्फ्लेशन उल्टा बढ़ेगा। यहाँ तो कॉम्बेटिंग की बात कर रहा था, रोकने की बात कर रहा था। ठीक है, तो सी उत्तर आ जाएगा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन लीड टू इन्फ्लेशन। कौन सी जो स्थिति है उससे मुद्रास्फीति हो सकती है, बताते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेटिंग सप्लाई। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई कम है, तो सही बात है, इन्फ्लेशन हो सकता है इससे, बिल्कुल हो सकता है। स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बढ़ नहीं रही, तो मतलब ग्रोथ किसकी, एग्रीगेट डिमांड की, स्लगिश मतलब कम, तो ये तो गलत बात है। डिमांड ही नहीं बढ़ रही तो फिर इन्फ्लेशन कहाँ से बढ़ेगा। रिडक्शन इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जब रिड्यूस हो जाएगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, बढ़ेगा थोड़ा ना, इसमें तो लीड टू इन्फ्लेशन बोल रहा है। ठीक है, हायर लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से खर्च करेंगे, तो इससे इन्फ्लेशन थोड़ा ना बढ़ेगा। तो इसमें उत्तर ए आ गया। ये ऐसे सोचना है, मतलब कुल मिला की बात ही है। ठीक है, अब 2-4 और इन्फ्लेशन वो पढ़ लेते, मतलब ये इन्फ्लेशन वैसा नहीं है, नॉर्मल चीज़ें। ठीक है साहब, एक होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब दुष्चक्र बन जाता है एक, मतलब इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन को कारण बन रहा है, बिल्ट इन, है ना। तो बिल्ट इन कैसे होता है, जैसे मान लो हायर इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, जो फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं ना, वो जाके मालिक को बोलेंगे कि आटा 40 रुपये किलो हो गया, कहाँ से खाएं हम हमारे बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, स्कूलों की फीस देखो आप 20-20, 30-30 हज़ार रुपये हो गई है, कोचिंगों की फीस देखो, कनेक्टिवल्स की लूट रहे हैं कनेक्टिवल्स वाले। ऐसा जाके मजदूर बोलेगा अपने मालिक को, मालिक बोलेगा चलो ठीक है, तेरी तनख्वाह 40,000 थी ना, मैं 50,000 कर देता हूँ। तो मालिक ने तनख्वाह बढ़ा दी उसकी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था। अब मालिक कहाँ से पैसा निकालेगा, मालिक पैसा निकालेगा उससे अपना जो क्या नाम है प्रोडक्ट है उसकी कीमत बढ़ा के। मान लो इसकी बोतल की फैक्ट्री थी, अब बोतल पहले 10 रुपये की थी, 15 रुपये कर देगा मालिक। ठीक है, अब 15 रुपये कर दिया मतलब महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई से शुरू हुआ था, महंगाई बढ़ती गई, ऐसे ये दुष्चक्र बन जाता है, इसे बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ने के कारण जो मजदूर थे उन्होंने ज़्यादा पैसे की मांग की मालिक से, मालिक ने ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन साथ में प्रोडक्ट जो है उसकी कीमत भी बढ़ा दी, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी मतलब महंगाई बढ़ गई, तो ये एक चक्र बन जाता है। एक श्रिंकफ्लेशन होता है, श्रिंकफ्लेशन हमारे गाँव का जो जैन कचौरी वाला है वो करता है। तो होता क्या है कि गांव में यदि मान लो 5 रुपये की कचौरी है और आप उसको 8 रुपये 10 रुपये कर दोगे ना, तो एक कदम से, क्योंकि
जो ग्रामीण लोग होते हैं ना, द रूरल मार्केट इज़ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। वहाँ पे ऐसा होता है कि 5 रुपये की चीज़ आप 8 रुपये में कर दोगे तो फटाफट से कस्टमर गिर जाते हैं। प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इवन एजुकेशन इंडस्ट्री इज ऑल्सो ए प्राइस सेंसिटिव मार्केट, कि आप मान लो किसी कोर्स की कीमत बढ़ाओगे तो बच्चा ये नहीं देखता कि कहाँ पे अच्छा पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे क्या है ना, अपना टाइम खराब हो जाएगा। बच्चा जहाँ सस्ता है वहाँ पे खरीद लेगा। तो ये दीज मार्केट्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स। तो ये क्या दिमाग लगाते हैं, तो ये 5 रुपये की को समोसे को 10 रुपये या 8 रुपये नहीं करते, ये क्या करते हैं, समोसे को 5 रुपये का ही रखते हैं लेकिन उसकी साइज़ कम कर देते हैं। तो एक तरीके से महंगाई बढ़ गई ना, पहले बड़ा समोसा आता था 5 रुपये में, लेकिन अब छोटा आ रहा है। तो ये साइकोलॉजी से खेलते हैं, तो इसको श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं कि आपने प्रोडक्ट को श्रिंक कर दिया। इट्स लाइक कि चलो ठीक है, कनेक्ट सिविल्स का जो 15,000 का कोर्स था, अगले साल या 5 साल बाद 15,000 का ही है, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स कम कर दिए या टीचर ढंग के नहीं है ना, वो साइकोलॉजी से खेलना हो गया, बच्चों को मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से। तो ये गलत बात है, ठीक है। तो ये श्रिंकफ्लेशन मतलब आपने प्रोडक्ट की साइज कम कर दी, तो इन्फ्लेशन उसके कारण जो बढ़ा है उसको श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं। तो ये अपन ने पढ़ लिया सारी चीज़ें, रिवीजन ही है। क्या क्या कारण होते हैं भाई इन्फ्लेशन बढ़ने के। सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए, वो कारण होता है कि युद्ध हो गए, एप्पल आना बंद हो गए, एप्पल की डिमांड खूब है यहाँ पे, तो जो एप्पल का लैपटॉप 80,000 का आता था वही 1.5 लाख में बिक रहा है। कोविड में हुआ था ये चीज़ें, ठीक है साहब। इसको लागत प्रेरित मुद्रास्फीति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई साइड है ना वो डिसरप्ट हो गई। टाइटनिंग यूएस फेडरल रेट, अब सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ आपने कोई बोले कि जब यूएस में फेडरल रेट टाइट हो गई तो यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप अपने माइंड में उसको चेंज कर देना कि सीआरआर बढ़ने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वही सॉरी रेपो रेट बढ़ने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वही इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि यूएस फेडरल रेट जब टाइट हो जाती है ना तो आरबीआई को भी रेपो रेट बढ़ानी पड़ती है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो इंपैक्ट वैसा पड़ता है। मैं समझा देता हूँ। यूएस ने फेडरल रेट टाइट कर दी, ब्याज दरें बढ़ा दी यूएस ने। अब यहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे ना, अंग्रेज या फिर जो अमेरिका वाले, वो भागेंगे यहाँ से पैसा लेके, डॉलर लेके भागेंगे, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे कि यार हमारे तो वहीं पे बढ़िया ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब डॉलर यहाँ से भागी तो डॉलर की मांग बढ़ गई, मतलब एक तरीके से डॉलर की कमी हो गई, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, रूपी हो गया डी वैल्यू, मतलब रूपी और डॉलर में यदि कंपेयर करें तो डॉलर कम हो गया, रूपी ज़्यादा हो गया, और रूपी ज़्यादा हो गया मतलब इन्फ्लेशन हो गया एक तरीके से, है ना। तो इम्पोर्ट बिकम कॉस्टली, सही बात है। डिवैल्यू हो गया, पहले $1 80 रुपये का आ रहा था, अब $1 90 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे ना। पहले ये जो बोतल थी मैं खरीदता था 80 रुपये में, $1 में खरीदता था, 80 रुपये देने पड़ते थे, अब यही $1 में खरीद रहा हूँ 90 रुपये देने पड़ रहे, तो इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है, सही बात है। इवन चाइना एक्सपोर्ट लेड जो कंट्री ना, वो तो जानबूझ के अपने जो करेंसी उसको डीवैल्यू करता है ताकि उसके एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि अपने देखा था एक्सपोर्टर्स को मजा आ जाता है जब डीवैल्यू होता है, मूल्यह्रास होता है जब, तो क्योंकि पहले एक बोतल दे के $1 मिल रहा था, उसको कन्वर्ट कराते 80 रुपये मिल रहे थे, अब उसी बोतल को $1 में देके 90 रुपये मिल रहे हैं। तो जब मूल्यह्रास होता है ना करेंसी का, तो एक्सपोर्टर्स को मजा आ जाता है। और आपको पता है चाइना तो पूरी एक्सपोर्ट डोमिनेंट कंट्री है, मेड इन चाइना कितनी सारी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे, सारे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो तो जानबूझ के अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं, गिराते हैं। और ये यूएसए एलिगेशन भी लगाता है उस पर कि आप ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहे हो ये सब करके, ठीक है। फेलियर ऑफ क्रॉप या मानसून, जब मानसून फेल हो जाता है, अपने देखा टमाटर प्याज वगैरह, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। फूड इन्फ्लेशन वगैरह, होर्डिंग वगैरह से, इसे लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति बोलते हैं। प्रॉफिट की के आदमी क्या करता है कि जैसे टमाटर तो उतने दिनों स्टोर नहीं थे, लेकिन प्याज हो गए, आलू हो गए, तो ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जो ये होते हैं ना महाराष्ट्र के बड़े बड़े कारोबारी, कि भाई 1000 टन प्याज की होर्डिंग कर ली, इसमें क्या नाम है, गोदामों में भर लिया। जैसे मान लो आज 10 रुपये किलो प्याज है, ठीक है, ये क्या करेंगे, नहीं बेचेंगे उसको, किसानों से खरीद के, और मतलब कार्टेल बना रखा है इन्होंने। जैसे 1000 कारोबारी है और उनकी कैपेसिटी 10,000 टन है, मान लो ज़्यादा ही है और भी, है ना, उन्होंने गोदामों में भर लिए। अब मार्केट में प्याज की डिमांड खत्म हो गई, प्याज की वो सप्लाई खत्म हो गई, और डिमांड तो उतनी है, प्याज तो लोग खाएंगे, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो गई, तो अब प्याज उछलेगा, 10 रुपये की जब 50 रुपये हो जाएगा, और फिर जैसे ही 50 रुपये होगा ये अपने गोदामों से प्याज निकालेंगे। ये इस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं, इसे बोलते हैं होर्डिंग, ठीक है। ये लीगल नहीं है लेकिन ये लोग करते हैं। ये लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति हो गई। गवर्नमेंट पॉलिसी से मुद्रास्फीति बढ़ती है। 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन आ गया, 8th पे कमीशन आते लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है तो हो गया। गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड बाई कर लिए, बाई करते ही पैसा देगी पब्लिक को, जैसे ही पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा पब्लिक बावड़ी हो जाएगी, चीज़ें खरीदनी जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये सब अब आप सोच सकते हो। आरबीआई से मॉनेटरी इन्फ्लेशन, मौद्रिक, आरबीआई पैसे प्रिंट करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना, डिवैल्यूएशन, ये सब आप कर सकते हो। ये हिंदी में भी पूरी लिखी हुई है चीज़ें, ठीक है। ये देखो प्याज 15 रुपये से 125 रुपये का हो गया था मई 4th वीक में, 1 महीने के अंदर ही हो जाता है ऐसा, ठीक है। लास्ट स्लाइड है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अलग अलग लोगों पे अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। लेंडर और क्रेडिटर पे क्या फर्क पड़ेगा, जो पैसे दे रहा है ना उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो पकड़ लेगा ना माथा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है,
और ब्याज पे दिए 10% ब्याज की दर पे, तो अगले साल मुझे 110 रुपये लौटाएगा, ठीक है, सही बात है। लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मान लो ये मैंने 10% ब्याज की जगह, चलो 10% कर लेता हूँ, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, 20% इन्फ्लेशन हो गया, तो अगले साल जो चीज़ आज 100 रुपये की आ रही थी वो अगले साल कितनी की आएगी, 120 रुपये की आएगी, 20% इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। अब वो अगले साल मुझे 110 रुपये लौटा देगा, लेकिन मुझे तो नुकसान ही हुआ ना। जो चीज़ मैं पिछले साल 100 रुपये की खरीद सकता था, अब वो 110 रुपये में भी नहीं मिल रही, तो मुझे तो 10 रुपये का घाटा ही हुआ ना। तो जो लेंडर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो पैसा देते हैं, ठीक है, वो घाटे में रहते हैं इन्फ्लेशन के कारण, ठीक है। इसको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, जो कि आरएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ, व्हेन इन्फ्लेशनरी रेट इज मोर देन द लेंडिंग रेट, कि मान लो इन्फ्लेशन रेट 20% है और लेंडिंग रेट 10% ही थी, तो ये नेगेटिव में चला गया, मैं तो 10%, 10 रुपये नेगेटिव में चला गया। दोबारा समझाऊँ, मान लो मैं किसी को 100 रुपये दिए, एक साल में 10% ब्याज की दर से मुझे 110 रुपये लौटाएगा। अब मान लो उस 100 रुपये को मैं देता नहीं और ये बोतल खरीद लेता, तो 100 रुपये में बढ़िया ये बोतल आ जाती, ठीक है, मान लिया। लेकिन मैंने 100 रुपये दिए और ब्याज के कारण मैंने 100 रुपये दिए कि यार मुझे ब्याज मिलेगा 10%। अब मैंने अगले साल 110 रुपये ले लिए, अब मैं बोतल खरीदने गया तो बोतल वाला बोलेगा नहीं भाई साहब ये तो 120 की हो गई, तो मुझे तो 10 रुपये घाटा हो गया ना, मैं अपने से जेब से 10 रुपये मिला के इस बोतल को खरीद पाऊंगा, तो उल्टा मुझे तो देने से नुकसान हुआ, फायदा थोड़ी ना हुआ, इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया, ठीक है। बोरोवर्स को मजे आ जाते हैं। बोरोवर्स को कैसे मजे आएंगे, उस दिन उसने 100 रुपये लिए थे, उसने बोतल खरीद ली और 10 रुपये अपने पास रख लिए, ठीक है, और एक साल बाद में 10 रुपये लौटा दिए उसको, तो वो बोतल उसको 100 रुपये में मिल गई थी, क्योंकि उस टाइम इन्फ्लेशन कम था, और 10 रुपये उसके लौटा दिए ब्याज के, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेसमैन को फायदा होता है। बिजनेसमैन को क्यों फायदा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उनके मतलब जो प्रोडक्ट है बोतल की इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, जो बोतल पहले 100 रुपये की आ रही थी अब 120 रुपये की आ रही, तो बिजनेसमैन को फायदा ही हुआ ना 20 रुपये का, ठीक है। इंपोर्टर्स को नुकसान होता है भाई, अपन ने देखा, एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, इंपोर्टर को नुकसान होता है। इंपोर्टर को क्यों नुकसान होता है, ये बोतल मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। $1 की थी ये बोतल, लिया, पैसे दिया मैंने, $1 80 रुपये का था, ठीक है। लेकिन अब इन्फ्लेशन का रुपया गिर गया, प्रचुर मात्रा में गिर गया, अब वो $1 90 रुपये का हो गया। पहले मुझे 80 रुपये देना पड़ रहा था इस बोतल के लिए, अब $1 मतलब 90 रुपये देना पड़ रहा है, तो इंपोर्टर को नुकसान हो गया। तो आप याद भी कर सकते हो, आप वैसे कर सकते हो कि चाइना एक्सपोर्टर कंट्री है, वो जानबूझ के डीवैल्यू करती है, मतलब डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्टर को फायदा होता है। और हमारे जैसे जो नेट इंपोर्टर है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट अपन पढ़ेंगे ट्रेड में आगे, हम नेट इंपोर्टर है, तो हमारे जैसे नेट इंपोर्टर्स को नुकसान होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में क्या फ़र्क है, ये अपन लास्ट स्लाइड है, ये पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में अपना इन्फ्लेशन टॉपिक हो जाएगा खत्म। ओके जी, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में देखो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ आपको, थोड़ी खाली जगह मिल जाए तो। खाली जगह नहीं मिलेगी क्या, मिल तो जानी चाहिए यार, यहीं ले लेता हूँ। देखो ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है। अपन ने देखा था कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसको खर्च भी करेंगे, तो वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है मान लो, और ये इन्फ्लेशन है, तो जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सिंपल सा है, यही फिलिप कर्व है, इंपॉर्टेंट है फिलिप कर्व। तो एग्जाम में क्वेश्चन के साथ है कि फिलिप कर्व किससे रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, जीडीपी से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, नन ऑफ द अबव, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फिलिप कर्व किससे रिलेटेड है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, मतलब लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सीधी सी बात ये सिंपल सा ये है। एक नेहरू होता है, नेहरू, ये लाइन कि एक पॉइंट आता है जिसके बाद में मतलब जैसे मान लो अपने जो इंडियन इकोनॉमी उसमें 6% है, कि होना क्या चाहिए, जैसे ये वाले मान लेते हैं अपन कि ये पॉइंट है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक पॉइंट आता है उससे नीचे आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं घटा सकते। क्यों, क्योंकि लोगों को मान लो आपने स्किल दे दी, पैसा दे दिया रोजगार खोलने के लिए, सब कुछ, लेकिन कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे ही रहेंगे, कुछ लोग मतलब उनको नहीं आप रोजगार दे सकते, जिसको काम करने की इच्छा ही नहीं है, तो उसके नीचे आप अनएम्प्लॉयमेंट घटाओगे ना, तो उसका फिर इन्फ्लेशन पे वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी बोलते हैं, सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था कि जो फ्लिप कर्व है ना, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही एप्लीकेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म देखो, ये जो इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में तो फिर ये देखो सीधा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया और इधर वर्टिकल हो गया। अब देखो इससे नीचे अनएम्प्लॉयमेंट कितना भी घटाओ, इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे आगे देखो आप,
इससे आगे आप इन्फ्लेशन देखो, अनएम्प्लॉयमेंट कितना भी बढ़ा रहे हो, मतलब बेरोजगार होते ही जा रहे हैं, इन्फ्लेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये शॉर्ट टर्म में ही एप्लीकेबल होता है। आप याद कर सकते हो, मैंने वैसे समझा दिया है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, फिलिप कर्व किसके लिए, इन्फ्लेशन वर्सेज अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, ये घट रहा है इधर, है ना, घटता है मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी घट रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है लोगों को, मतलब लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बस सिंपल सा कर्व ये है। नेहरू क्या होता है, नेहरू होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं फुल फॉर्म भूल गया इसका, आप एक बार कमेंट कर देना ना। इनफाइनाइट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ था इसका, ठीक है। तो नेहरू कर्व क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जिसके बाद में एम्प्लॉयमेंट घटाओगे तो भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे ही रहेंगे। तो याद क्या करना है, एक तो नेहरू किससे रिलेटेड है, हमें फिलिप कर्व से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन क्यों होता है, कैसे मेजर किया जाता है, सब कुछ देख लिया। अच्छा, कंट्रोल कैसे करें, तो क्यों होता है वो पता लग गया, तो कंट्रोल भी कर लेंगे भाई। कैसे करेंगे, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है, अपने को पता है, CRR बढ़ा दो, SLR बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो, SDF बढ़ा दो, MSF बढ़ा दो, ये सब बढ़ा दो तो इन्फ्लेशन अपने आप ही कम आ जाएगा। तो ठीक है, ये सब पता है अपने को, ठीक है। बैंक रेट, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या करते हैं कि बॉन्ड दो और पैसे खींच लो, ये सब भी तरीका है। गवर्नमेंट टूल्स होती है, गवर्नमेंट क्या क्या करती है भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कि जैसे मान लो बफर स्टॉक रखती है, कि जैसे ही मान लो प्याज की प्राइस बहुत ज़्यादा हुई, अपने बफर स्टॉक से रिलीज कर दिए प्याज, ताकि प्याज ठंडे हो जाए, क्योंकि अब प्याज लोगों के पास आ गए तो उनकी जो क्या नाम है प्राइस है वो कम होगी, तो बफर स्टॉक वगैरह रखती है। उसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्टर पे ध्यान रखती है कि एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, उस पर ड्यूटी लगा देती है, कि अब मान लो ये बोतल है, मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, इस पर ड्यूटी लगा दी, ज़्यादा ड्यूटी लगा दी, तो अब ये एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगी। एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी तो मतलब यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी तो मतलब इसकी सप्लाई ठीक ठाक है, सप्लाई ठीक ठाक है तो इसकी प्राइस कम रहेगी। इंपोर्ट्स को प्रमोट कर देती है कभी कभी, है ना, ड्यूटी फ्री कर देती है इंपोर्ट को। तो मान लो बोतलें बहुत महंगी हो गई तो ड्यूटी फ्री कर दिया इंपोर्ट को, तो अब भर भर के बाहर से बाहर बोतलें आ रही है, बोतलों की सप्लाई बढ़ गई तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे खेलती है ना, ये क्या नाम है, इसके अलावा ड्यूटी हो गई, एक्सपोर्ट हो गया, है ना, एक्सपोर्ट को कम करती है, ये सब चलो ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ एंड इम्पोजिशन, बफर स्टॉक, ये भी देख लिया अपन ने, ये सब चीज़ें देख ली, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में था, इस साल में था भी नहीं। उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट कुछ भारत आटा ले आई, जैसे फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, आटे की प्राइस बहुत ज़्यादा, भारत आटा ले आई 27.5 में। उसके अलावा भारत राइस लाई थी 29 रुपये में, महंगाई राहत कैंप लगा दिए, है ना, सब्सिडी दे दी, ये सब करके गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्यों लिखा हुआ है, देखो ये बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है ना, अब आप खुद ही पता लगा दोगे कि ये तो भाई ये तो फूड इन्फ्लेशन होगा, तभी इतना उछल रहा है। देखो ये ग्रीन फूड इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन बिल्कुल सबसे कम उछलेगा कोर इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड और फ्यूल हटा दिए, और हेडलाइन इनके बीच में रहेगा, ठीक है, क्योंकि हेडलाइन में फूड भी इंक्लूडेड है तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा उछक रहा है ये, ठीक है। ये सब हो गए, ये इकोनॉमिक सर्वे की सारी चीज़ें देख ली अपन ने। हाँ, ये मैंने इसलिए डाला था क्योंकि हमेशा इकोनॉमिक सर्वे जिस गवर्नमेंट का होता है ना, उस गवर्नमेंट की बड़ाई की जाती है, क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को तो गवर्नमेंट ही तो अपॉइंट करती है। तो देखो इन्होंने लिखा हुआ है बिटवीन 2008-14 में यूपीए गवर्नमेंट थी तो उसकी बुराई कर रही है। इंडियाज इन्फ्लेशन रीच डबल डिजिट ऑन न्यूमरस ओकेजन्स, इंडिया का इन्फ्लेशन डबल डिजिट पहुंच गया था, ये तो हम है जिन्होंने जो आके कंट्रोल किया है, और जब कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो बीजेपी को बुराई करेगी, इनका चलता रहता है, ठीक है। अब ये 2-5 PYQ ये अपन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में अपन टाटा बाय बाय बोलते हैं, फिर अगले लेक्चर में अपन बैंकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, कमेंट कर दो आप, और रिविजन जरूर कर लेना यार, है ना। अब ये SI की क्वेश्चन है, द कोएग्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का अस्तित्व है। बेरोजगारी मतलब ग्रोथ नहीं है, स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन हो गया, ठीक है। निष्पन्द स्फीति पता ही है, तो अपने पढ़ाई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, पीपल डिपेंड ऑन फिक्स्ड इनकम सफर मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, स्थिर आय पर निर्भर रहने वाले लोगों को मुद्रास्फीति सबसे ज़्यादा हानि होगी। बिल्कुल, मेरी आय स्थिर है, मैं आज 10 रुपये कमा रहा हूँ, कल भी 10 रुपये कमाऊंगा, लेकिन ये बोतल तो महंगी हो गई ना, तो सबसे ज़्यादा सफर मुझे ही करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ही होगी, सही बात है। मुद्रास्फीति समाज में आय व संपत्ति के वितरण के ढांचे को परिवर्तित करके कुछ वर्गों को दूसरे की तुलना में अधिक लाभ पहुंचाती है। अभी देखा था अपन ने कि बिजनेसमैनों को ज़्यादा लाभ पहुंचाती है, एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा लाभ पहुंचाती है, इंपोर्टर्स को घटा होती है। तो कुछ वर्ग को फायदा होता है, कुछ को नुकसान हो जाता है, बेचारे गरीब किसानों वगैरह को, ये बात भी सही है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुआवंटन उत्पन्न करती है। इन्फ्लेशन कोजेज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी, सही बात है कि लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैं अपने पैसे खर्च करना चाहता हूँ, मान लें रियल एस्टेट में या फिर शेयर मार्केट में लगा रहा हूँ, उससे कंपनियाँ बढ़ रही है। अब गोल्ड की मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब मैं वहाँ से हटा के
गोल्ड में वो करने लग जाऊंगा, इन्वेस्ट करने लग जाऊंगा, जो कि सही बात नहीं है। मैं कंपनियों के स्टॉक में लगाता तो कंपनियां ग्रो करती, कंपनियां तो रोजगार भी देती है, गोल्ड किसको रोजगार दे रहा है भाई, तो ये गलत बात है। ये सही बात है, कॉजेज मिस एलोकेशन सही बात है, तो ये ऑल 3 हो जाएगा इसमें। ये SI के क्वेश्चन है, ठीक है। ये यूपीएससी क्वेश्चन है, ये भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। ये पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, वेनेजुएला का अपन ने आज एग्जांपल ले लिया कि नए पैसे छाप दोगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा। हालांकि देखो, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, सरकारी ऋण का भुगतान करने से भी इन्फ्लेशन तो होगा, कि ऋण कैसे लिया था गवर्नमेंट ने, बॉन्ड देके, बॉन्ड वापस ले रही है, पैसे दे रही है गवर्नमेंट, तो इन्फ्लेशन तो इससे भी होगा। लेकिन नए पैसे छाप दिए वो तो उससे तो ज़्यादा होगा ही होगा। ये पैसे तो पहले भी पब्लिक के थे तो वापस पब्लिक को दे दिए, रीपेमेंट कर दिया आपने, लेकिन नए पैसे से ज़्यादा होगा। इन्फ्लेशन इससे भी होगा लेकिन इससे ज़्यादा होगा। मांग जनित महंगाई में बढ़ोतरी कब होगी? ये मैंने मृणाल सर का फोटो इसलिए लगा दिया क्योंकि ये जो PYQs थे वो उनके किसी हैंडआउट से मैंने ले लिए थे, क्योंकि मैं अलग अलग जगह PYQ ढूंढता, टाइम लगता, तो ये मेरा काम आपको समझाने था। एंड ऑल क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने ये क्वेश्चंस डाल दिए थे महंगाई के एक जगह, ठीक है। और यदि किसी की मेहनत को हम यूज़ कर रहे हैं तो वी शुड एंड वी मस्ट गिव हिम और हर द ड्यू क्रेडिट, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात हो रही है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब लोगों के पास पैसा होगा तभी डिमांड पुल, मांग जनित तो तभी होगा। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, सही बात है, जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी करते हैं लोगों के पास पैसा आता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी उदार नरम नीति कब होती है? जब CRR को घटाओ, SLR को घटाओ, रेपो रेट को घटाओ, रिवर्स रेपो रेट को घटाओ, ठीक है। फिजिकल स्टिमुलेशन, राजस्व प्रोत्साहन कब होता है? जब कोई स्कीम में पैसा दे दिया, ये सब राजस्व, ये बात भी सही है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, इसको अपन आगे देखते हैं। हायर परचेजिंग पावर, खरीद शक्ति में बढ़ोतरी हो गई तो भी, मेरी खरीद शक्ति में बढ़ोतरी होगी मतलब मेरे पास पैसा है ना, तो मैं डिमांड करूंगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर में वृद्धि कर दूंगा तो उल्टा है, ब्याज दर वृद्धि हो जाएगी तो लोन महंगे हो जाएंगे, तो पैसा ही नहीं है मेरे पास लोन लेने के लिए, महंगे हो गए लोन, तो ये तो हटा दो। तो देखो 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये सीधा 1 2 4 हो गया, तो 1 2 और 4 हो गया। अब ये तीसरा क्यों नहीं होगा? इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने जो वेतन है वो इन्फ्लेशन से इंडेक्स कर दिए। इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वेज बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन जैसे जैसे घट रहा है वेज घट रहा है, तो फिर इसमें महंगाई नहीं बढ़ेगी ना। अब वेज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ही वेज बढ़ रहा है, वेतन बढ़ रहा है नहीं तो नहीं बढ़ रहा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना ये चीज़? नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज डिस्पोजल इनकम कैन कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सही बात है। देखो क्या पूछ रहा है, ये गुजरात PCS का क्वेश्चन है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित जो मुद्रास्फीति है कब बढ़ेगी? जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा होगा वो मेरे पास बढ़ जाएगा, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, और मेरी इनकम बढ़ने से मांग बढ़ेगी तो वो सही बात है। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज इन वेजेज रेट कैन कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये बात भी सही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब बढ़ रहा है? जब वेज बढ़ रहे हैं, वेतन बढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोलता है, या तो वेतन बढ़ जाए या रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, ये सब बढ़ने से जो इन्फ्लेशन बढ़ता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसे बोलते हैं, तो ये 1 और 2 हो जाएगा। ये सब आप आराम से सोचोगे, देखोगे, पोज करके सोचोगे तो सब हो जाएंगे आपसे ना। ये भी RS का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन में डिफरेंस पूछ रहा है। हेडलाइन कोर इज इक्वल टू हेडलाइन माइनस फूड एंड फ्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स द 4 ± 2%? ये किसने फिक्स किया? RBI ने? नहीं, RBI ने नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है। यह आया था UPSC में एक बार क्वेश्चन, उसके अगली बार क्वेश्चन क्या आया? ये वाला क्वेश्चन आया 2022 में कि फिर फिक्स उसने कर दिया। अब जिम्मेदारी किसकी उसको मेंटेन करने की? वो जिम्मेदारी RBI की, ठीक है। तो देखो इसमें इवन ऑप्शंस भी इन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इधर भी दिया है, इधर ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वगैरह दे दिया। तो टारगेट कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। जिम्मेदारी किसकी उसको लागू करवाने की? RBI की है। ये भी वही है जो जैसे आपने देखा था ना, एग्रीगेट सप्लाई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय ए शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई करो, सही बात है। जब सप्लाई में कुछ दिक्कत होती है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई करो टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेजेस, सही बात है। जब वेजेस बढ़ जाती है, जब मजदूरी में वृद्धि होती है, तो फिर ये जो सप्लाई चक्र है, जो है ना, समग्र पूर्ति जो चक्र है, उसमें परिवर्तन आता है, बिल्कुल आता है। वेज बढ़ा दो, रेंट बढ़ा दो, है ना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा दो, तो सप्लाई इंपैक्ट होगी, सप्लाई इंपैक्ट होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन रेट कॉज्ड बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेज इफ, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये अपन देख लेते हैं। ये एक्चुअली RS का क्वेश्चन है और ये गलत क्वेश्चन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर किसी ने वो भी नहीं किया, मतलब चैलेंज वगैरह कोई नहीं किया। देखो CPI जो इंडेक्स वाला जो इन्फ्लेशन है वो कब बढ़ेगा? देखते हैं। अपन ने देखा था कि बैंक रेट बढ़ जाए, रेपो रेट बढ़ जाए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए, कोई सा भी बढ़ जाए, तरलता कम होती है, सिंपल सी बात है। और तरलता कम होगी तो इन्फ्लेशन घटेगा। यहाँ बढ़ने की बात हो रही है, मतलब तरलता को बढ़ा रहे हैं, मतलब उन सबको कम करना है। तो बैंक रेट को कम करना है, बहुत सही बात है। रिवर्स रेपो रेट को कम करना है,
ये भी बात सही है। इस एसएलआर को कम इंक्रीज करना है, नहीं कम करना है एसएलआर को, रेपो रेट को भी कम करना है। मैंने क्या बोला था कि सारों का इंपैक्ट सेम होगा, चाहे एसएलआर हो, चाहे एमएसएफ हो, एचडीएफ हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसमें 2 उत्तर होने चाहिए थे, है ना, लेकिन आरपीसी ने सिर्फ एक ही उत्तर माना है। अब देखो सोचो, मैं बताता हूँ आपको, रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है। रिवर्स रेपो रेट को आपने डिक्रीज कर दिया। पहले आरबीआई बैंकों को 5% ब्याज देता था, अब आरबीआई बोल रहा है कि मैं तो 2% दूंगा। अब क्या बैंक आरबीआई में पैसा जमा करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, कि 2% ब्याज में क्या होगा, हम तो लोगों को लोन देंगे, इससे बढ़िया 4% में लोगों को दे देंगे। और जैसे ही लोगों को लोन दिया तो लोगों के पास पैसा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसीलिए ये आरपीसी से भी गलती हो गई, उन्होंने सोचा कि रेपो रेट को घटाने से यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रिवर्स रेपो को घटाने से बढ़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों का इंपैक्ट सेम पड़ता है, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 दोनों उत्तर आएंगे, लेकिन इसमें आरपीसी ने 1 माना था क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा था। ये कोर और एयरलाइन वाला ये आपको पता है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। ये लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स। डेटर्स मतलब जो कर्जदार है, सही बात है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स। बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं, आप खुद सोचो। मैं बॉन्ड होल्डर हूँ, मैंने बॉन्ड लिया है गवर्नमेंट का, मतलब मैंने गवर्नमेंट को पैसे दिए, तो ये कौन है, क्रेडिटर है। बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। आप मान लो कनेक्ट फ्यूल्स के बॉन्ड होल्डर हो, मैंने कनेक्ट फ्यूल्स का कागज का टुकड़ा आपको दिया था और आपसे पैसे लिए थे, तो आप कौन हो, आप तो देनदार हो, मैं हूँ लेनदार, तो फायदा मुझे होगा। डेटर को तो फायदा होता है, लेकिन बॉन्ड होल्डर को नुकसान होता है, तो इसमें ओनली बना जाएगा। समझ गए हो ना। यहाँ पे सीधा क्रेडिटर नहीं लिखा, उसने बॉन्ड होल्डर लिख दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। बॉन्ड होल्डर कौन होता है, बॉन्ड रखने वाला। बॉन्ड रख के उसने क्या दिया होगा, बदले में पैसे दिए होंगे, मतलब वो क्रेडिटर हो गया, वो देनदार हो गया। और देनदार को तो नुकसान होता है, देनदार तो माथा पकड़ के बैठ जाता है बेचारा इन्फ्लेशन में, बेनिफिट थोड़ा ना होता है, तो दूसरा हटा दो, ठीक है। तो आज 9 तारीख थी, अपने को 8 तारीख तक इन्फ्लेशन खत्म करना था, एक दिन पीछे चल रहे हैं, इसके लिए सॉरी। और ऐसे 1-2 दिन आगे पीछे चलता रहेगा यार, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बाकी सब्जेक्ट से पेड अपने कोर्सेज चल रहे हैं, रिपा वगैरह और इसके, और अपन जैसे बाकी चीज़ों पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पूरा टेस्ट पोर्टल बना रहे हैं, एआई पे काम कर रहे हैं अपन अच्छे से, तो वो सब भी चलता रहता है मामला, टीम की मीटिंग वगैरह, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो नियर बाई जो एग्जाम्स है अप्रैल में, उससे पहले मैं पूरा आपको इकोनॉमी ढंग से पढ़ा दूं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर मुझे झेला, लगभग 1 घंटा 50 मिनट, उसके लिए थैंक यू। रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, अपने आसपास के लोगों की रेस्पेक्ट करते रहो, कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, सब मरेंगे एक दिन, तो मरेंगे तो ढंग से जी के चले जाते हैं। एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, हेल्दी रहो, अपने जो बॉडी के पैरामीटर्स है वो कंट्रोल में रहने चाहिए, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे क्या नाम है बीपी हो, शुगर हो, जो भी चीज़ हो। ईट हेल्दी, वंस ए वीक चीट मील कर सकते हो आप, कभी कभी खा सकते हो बाहर का, लेकिन मतलब यूजुअली हेल्दी खाओ, घर का ही खाओ आप, है ना। और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के टच में रहो, अल्टीमेटली वही है। कोई 2 पल सुकून से बात करने वाला इंसान होना चाहिए आपके आसपास, कुछ 8-10 दोस्त होने चाहिए। 8 अरब की दुनिया में 8 लोग ढंग के होने चाहिए, बाकी फिर सब क्लटर है, सब नॉइस है, फिर फालतू की बातें, है ना। तो मस्त रहो। ये इनिशिएटिव, ये सीरीज अच्छी लग रही तो लाइक कर दो, नहीं लग रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। यू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करना, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको वो आप अच्छे से लिखना, देन वी विल ड्यूली इंप्लीमेंट दैट फीडबैक। ये जो पीपीटी है दोनों लेक्चर की, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन की, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम अपना कनेक्ट चार इस नाम से ही, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और आप खुद मत करो, बाकी लोगों को भी करवाओ, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ऋषि ऋण है, ठीक है, जो अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बाय बाय।